यार कभी सोचा है कि हिस्ट्री मतलब इतिहास सिर्फ डेट्स और किंग्स की लिस्ट नहीं है? सीरियसली, जरा सोचो, हजारों साल पहले जो हुआ उसका कनेक्शन, उसका वायर सीधा आज हमारी लाइफ से जुड़ा है। और अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो बॉस ये कनेक्शन समझना पड़ेगा। एकदम रट्टा मार के काम नहीं चलने वाला। आज हम खोलने वाले हैं इंडिया के पास का एक ऐसा पिटारा, एक ऐसी बुक जो आपकी प्रिपरेशन के ना एकदम सॉलिड फौलादी नींव, एक रॉक सॉलिड फाउंडेशन बना देगी। रेडी हो एक एपिक जर्नी के लिए? चलो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट किताब की, इंडियाज एंशिएंट पास्ट, और इसके ऑथर द वन एंड ओनली लेजेंडरी हिस्टोरियन प्रोफेसर आर एस शर्मा साहब। प्रोफेसर शर्मा 1990 टू 2011 का नाम ही काफी है यार। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड और प्रोफेसर एमिरेटस थे। और सुनो, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, न्यू दिल्ली के फाउंडर चेयरमैन भी। मतलब हिस्ट्री की दुनिया के असली पावर हाउस। हाँ, ये किताब वाकई में बेमिसाल है। इट्स जेन्युइनली यूनिक क्योंकि ये भारत के शुरुआती इतिहास, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब पूरा विस्तार से और सिस्टमैटिक यानी एकदम तरीके से अकाउंट देती है। प्रोफेसर शर्मा ने जिस क्लैरिटी, सफाई और डेप्थ, गहराई से लिखा है वो काबिले तारीफ है। ये सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये सॉलिड रिसर्च पर बनी एक कहानी है, एक नैरेटिव है। लेकिन सवाल ये है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है? व्हाई इज इट कंसिडर्ड ऑलमोस्ट एसेंशियल? देखो, ये किताब शुरू होती है सिविलाइजेशंस, सभ्यताओं के बिगिनिंग्स, उनकी उत्पत्ति और ग्रोथ, उनके विकास से। ये एम्पायर्स कैसे बने, रिलीजन्स कैसे उभरे, उनका राइज एंड फॉल, सब पर रोशनी डालती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ ज्योग्राफिकल, भौगोलिक, इकोलॉजिकल, पारिस्थितिक और लिंग्विस्टिक, भाषाई कॉन्टेक्स्ट में रखकर समझाती है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में? एक्शन में हुई और लैंग्वेज ने उसे शेप दिया। सोशल फॉर्मेशन, सामाजिक गठन कैसे हुआ, समाज कैसे बना, पॉलिटिकल एवोल्यूशन, राजनीति कैसे बदली, और हमारी रिच कल्चरल लेगेसी, सांस्कृतिक विरासत क्या है, इन सब को समझने के लिए ये किताब एकदम फंडामेंटल है, बेसिक है। बिल्कुल। और अगर एंशिएंट इंडिया को ढंग से समझना है ना, सीरियसली गेट करना है, तो भाई ये किताब पढ़नी ही पड़ेगी। नो शॉर्टकट्स। ये आपके सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करती है। समझ लो, एंशिएंट हिस्ट्री के पहाड़ पर चढ़ने के लिए ये आपका बेस कैंप है, एकदम जरूरी वाला। तो आज का अपना मिशन क्या है? व्हाट्स द गेम प्लान? सिंपल, हम इस किताब के हर चैप्टर को, यस यू हर्ड मी, हर एक चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में बारीकी से देखेंगे, एकदम फुल एनालिसिस। चैप्टर 1 से शुरू करके चैप्टर 33 तक, चैप्टर 1 टू चैप्टर 33, पूरी किताब कहानी की तरह समझेंगे, कनेक्शंस बनाएंगे, पैटर्न्स ढूंढेंगे। इट्स लाइक बिंज वॉचिंग द मोस्ट इंफॉर्मेटिव हिस्टोरिकल सीरीज एवर, चैप्टर बाय चैप्टर। रेडी हो जाओ। बिल्कुल। और हमारा फोकस सिर्फ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड पर नहीं होगा, वो तो बस लेवल 1 है। हाँ, वो तो फैक्ट्स हो गए। एग्जैक्टली, हम उससे आगे जाएंगे। हमारा जोर रहेगा क्यों हुआ और इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट सिग्निफाई। एग्जैक्टली। वील ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। एग्जैक्टली। चीजों को जोड़ेंगे। इतिहास सिर्फ डेट्स और इवेंट्स की लिस्ट नहीं है, ये कॉज एंड इफेक्ट, वजह और असर, कॉन्टिन्यूटी और चेंज, निरंतरता और बदलाव की कहानी है। राइट। और यही एनालिटिकल अप्रोच, ये सोचने का तरीका यूपीएससी में काम आता है। तो सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि ये सफर लंबा होने वाला है। नो किडिंग। टोटल 33 चैप्टर्स हैं भाई, 33। लेकिन ट्रस्ट मी, इट विल बी फुल ऑफ इनसाइट्स, ज्ञान से भरपूर, एंड ऑफ कोर्स एंटरटेनिंग भी। हिस्ट्री बोरिंग नहीं होती दोस्त, इट्स द मोस्ट फैंटास्टिक, सबसे कमाल की स्टोरी है। लेट्स बिगिन। चलो। ओके, पहला कदम, चैप्टर 1, द सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर क्यों पढ़े हम पुराना इतिहास? क्या मतलब है इसका? हजारों साल पहले क्या हुआ, उससे आज की 21st सेंचुरी की दुनिया का, हमारी लाइफ का, हमारे एग्जाम का क्या लेना देना? इजंट इट जस्ट ओवर, डेड एंड गॉन? बहुत अच्छा सवाल है, और फैसिनेटिंगली ये चैप्टर इसी वाई का जवाब देता है। यहीं पे प्रोफेसर शर्मा पूरी स्टडी की फाउंडेशन, इसकी नींव रखते हैं। वो इस स्टेज सेट करते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास पढ़ना आज भी रेलेवेंट क्यों है, आज भी इसका क्या मतलब है,
एक एनालॉजी सोचो, जैसे किसी इंसान को, मानो अपने किसी दोस्त को ठीक से समझने के लिए उसका बचपन, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका पास्ट जानना जरूरी होता है ना? हाँ बिल्कुल। उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस उसकी आज की पर्सनालिटी को शेप करते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल वैसे ही किसी सोसाइटी या नेशन को, किसी देश या समाज को समझने के लिए उसकी एंशिएंट हिस्ट्री, उसका अतीत जानना क्रूशल है, बहुत जरूरी है। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। ये चैप्टर बताता है कि एंशिएंट हिस्ट्री हमें प्रेजेंट को, वर्तमान को समझने की एक दृष्टि, एक पर्सपेक्टिव कैसे देती है, हमारी आइडेंटिटी, पहचान कैसे बनी, हमारी रूट्स, जड़ें कहाँ हैं, इंडिया की जो ये इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी है, विविधता है, इतनी सारी लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजन्स, इसके रूट्स कहाँ है, ये सब एंशिएंट पास्ट में है। अच्छा। डाइवर्सिटी की जड़ें भी। हाँ। यूपीएससी में अक्सर रेलेवेंस पर सवाल आते हैं कि हिस्ट्री का आज के समय में क्या महत्व है। ये चैप्टर उसी की तैयारी करवाता है। इट एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस, महत्व। व्हाई डज एंशिएंट हिस्ट्री मैटर टुडे? मतलब ये सिर्फ राजा रानी की कहानी नहीं है कि किसने किससे शादी की, किसने किसको हराया, बस इतना ही, ऐसा तो नहीं लग रहा अब? बिल्कुल नहीं, वो तो सिर्फ सरफेस लेवल है, ऊपर ऊपर की बात है। ओके। असली सिग्निफिकेंस, असली महत्व उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये चैप्टर हमें दिखाता है कि कैसे एंशिएंट इंडिया में एग्रीकल्चर, कृषि डेवलप हुई, खेतीबाड़ी शुरू हुई, विलेजेस, गांव बसे, फिर टाउन्स, कस्बे और सिटीज, शहर बने, कैसे मेटल टेक्नोलॉजी आई, धातुओं का इस्तेमाल शुरू हुआ, कैसे राइटिंग, लिखावट शुरू हुई, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला कैसे फले फूले, साइंस और मैथमेटिक्स, विज्ञान और गणित में कैसे कमाल का काम हुआ, जीरो वहीं से तो आया। हाँ, जीरो। बिल्कुल। कैसे अलग अलग सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह बने, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम्स, राजनीतिक व्यवस्थाएं इवॉल्व हुए, ट्राइबल सेटअप, कबीलाई व्यवस्था से लेकर किंगडम्स, राज्य और एम्पायर, साम्राज्य तक, कैसे फिलॉसफीज, दर्शन और रिलीजन्स जैसे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म का उदय हुआ और उन्होंने लोगों की सोच और जीवन को कैसे बदला। ये सारे प्रोसेस, ये सारे डेवलपमेंट्स आज भी हमारी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। अच्छा। आज भी हाँ। इस एवोल्यूशन को, इस विकास को समझना ही की है। ये बताता है कि हमारा प्रेजेंट, हमारा वर्तमान, हमारे पास्ट से, अतीत से ऑर्गेनिकली जुड़ा हुआ है, एकदम नेचुरली कनेक्टेड है। वाओ, ये तो काफी पावरफुल शुरुआत है। तो बात सिर्फ पास्ट की नहीं बल्कि हमारे प्रेजेंट की नींव को समझने की है। ओके, चैप्टर 1, सिग्निफिकेंस ऑफ एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व ने स्टेज बिल्कुल सही सेट कर दिया है। समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार। ये थोड़ा हटके लग रहा है। मतलब हम इतिहास को कैसे देखते हैं, हाउ वी इंटरप्रेट हिस्ट्री, ये भी हिस्ट्री का हिस्सा है। कहानी कहने वालों की कहानी, द स्टोरी ऑफ द स्टोरी टेलर्स, दैट्स मैटर। एग्जैक्टली, मेटा इंडीड। ये चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी पर फोकस करता है। हिस्टोरियोग्राफी? ओके। हिस्टोरियोग्राफी का मतलब है इतिहास कैसे लिखा गया, किसने लिखा, किस पर्सपेक्टिव, किस नजरिए से लिखा, उसके पीछे क्या बायसेस, क्या पक्षपात या मोटिवेशंस थे। वाओ। ये समझना बहुत जरूरी है बिकॉज हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अ न्यूट्रल रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स, इट्स एन इंटरप्रिटेशन, एक व्याख्या है। इंटरप्रिटेशन। हाँ, ये चैप्टर दिखाता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का लेखन, उसकी राइटिंग कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे बदली है समय के साथ। शुरुआत में कॉलोनियल पर्सपेक्टिव था, औपनिवेशिक दृष्टिकोण था। जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्कॉलर्स ने लिखना शुरू किया, उनका अपना एजेंडा था। हाँ, वो तो हो गई। अक्सर कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करना, कभी-कभी इंडिया को बैकवर्ड या स्टैग्नेंट ठहरा हुआ दिखाना। फिर आया नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स, राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया, जहां इंडियन हिस्टोरियंस ने भारत के ग्लोरियस पास्ट, शानदार अतीत को हाईलाइट किया, कॉलोनियल नैरेटिव्स को चैलेंज किया। उसके बाद मार्क्सिस्ट स्कूल आई, जिसने सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के तरीकों पर फोकस किया। और अब रीसेंट स्टडीज हैं जो जेंडर, लिंग, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, सबऑल्टर्न ग्रुप्स, वंचित समूह जैसे नए पर्सपेक्टिव्स ला रहे हैं। प्रोफेसर शर्मा खुद एक जाने माने मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन माने जाते हैं।
हालांकि उनका काम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत व्यापक है। अच्छा, तो अलग अलग चश्मे हैं इतिहास देखने के। बिल्कुल। ये चैप्टर पढ़ना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच डेवलप करता है। आपको पता चलता है कि एक ही इवेंट या पीरियड को अलग-अलग हिस्टोरियंस अलग-अलग नजरिए से कैसे देखते हैं। It teaches us to question the narrative, to look for biases, and to understand that history writing itself has a history. UPSC loves questions on historiography. और यहाँ हम कोई साइड नहीं ले रहे, कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, हम बस अलग-अलग अप्रोचेस को समझ रहे हैं जो किताब में बताए गए हैं। राइट। तो ये ऐसा है जैसे एक ही मूवी को अलग अलग क्रिटिक्स रिव्यू कर रहे हैं, सबका अपना टेक है। इंटरेस्टिंग। इससे हम हिस्ट्री को ज्यादा क्रिटिकली पढ़ पाते हैं, सिर्फ हर बात को आंख बंद करके एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, तो चैप्टर 2, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार, हमें उस लेंस के बारे में बताता है जिससे हिस्ट्री लिखी गई है। मेक सेंस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अप चैप्टर 3, नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन। स्रोतों की प्रकृति और ऐतिहासिक निर्माण। ओके, तो हमें पता चल गया क्यों हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1, और कैसे अलग अलग लोगों ने उसे लिखा है, चैप्टर 2। अब सवाल है, हिस्ट्री लिखते कैसे हैं? एक्चुअल काम कैसे होता है? सबूत कहाँ से लाते हैं? व्हाट्स द रॉ मटेरियल, कच्चा माल क्या है इतिहास का? एब्सोल्युटली क्रूशियल चैप्टर। ये चैप्टर एक तरह से हिस्टोरियंस के लिए हाउ टू मैनुअल है। ये उन सोर्सेज की बात करता है जिनसे हम पास्ट को, अतीत को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर से बनाते हैं। अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन। हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल मतलब खुदाई वाली चीजें। बिल्कुल। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या आता है? हर वो चीज़ जो फिजिकल है, जिसे हम ज़मीन से खोदकर निकालते हैं या ढूंढते हैं, जैसे एक्सकवेशंस, खुदाई, जब हम पुरानी साइट्स को खोदते हैं और वहाँ से पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, टूल्स, औजार, बिल्डिंग्स के रिमेन्स, अवशेष मिलते हैं। फिर है इंस्क्रिप्शंस, पत्थरों, पिलर्स, स्तंभों, कॉपर प्लेट्स, ताम्रपत्रों पर लिखे हुए रिकॉर्ड्स, जैसे अशोका के एडिक्ट्स, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख, हाँ सुना है। कॉइन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे रूलर्स, शासकों, डेट्स, तिथियों, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ट्रेड रूट्स, व्यापार मार्गों, यहाँ तक के रिलीजियस बिलीफ्स का भी पता चलता है। मॉन्यूमेंट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, ये सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पुरातात्विक साक्ष्य है। आर्कियोलॉजी हमें मटीरियल कल्चर, भौतिक संस्कृति के बारे में बताता है। लोग क्या इस्तेमाल करते थे, कैसे रहते थे। ओके, ये हुआ आर्कियोलॉजिकल। दूसरा क्या था? लिटरेरी। हाँ, दूसरी तरफ है लिटरेरी सोर्सेज, यानी रिटन रिकॉर्ड्स। इनमें आते हैं रिलीजियस टेक्स्ट जैसे वेदा, उपनिषद, पुराणास, बुद्धिस्ट त्रिपिटका, जैन आगम्स। फिर है सेक्युलर लिटरेचर, धर्मनिरपेक्ष साहित्य जैसे प्लेज, पोएम्स, बायोग्राफीज, साइंटिफिक टेक्स्ट्स, कालिदास के नाटक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बाणाभट्टा का हर्षचरिता। अर्थशास्त्र, हाँ, चाणक्य वाला। वही। और फाइनली फॉरेन अकाउंट्स, विदेशी विवरण, जो ग्रीक, रोमन, चाइनीज ट्रैवलर्स या एम्बेसडर्स भारत आए और उन्होंने यहाँ के बारे में लिखा, जैसे मेगास्थनीज, फाहियन, ह्यूवेनसांग। इन नामों को याद रखना जरूरी है। मेगास्थनीज, फाहियन, ह्यूवेनसांग। मेगास्थनीज, फाहियन, ह्यूमेनसांग। गॉट इट। लेकिन यहाँ एक कैच है, एक दिक्कत है। ये चैप्टर ये भी समझाता है कि इन सोर्सेज की लिमिटेशंस क्या हैं। हर सोर्स परफेक्ट नहीं होता। अच्छा, क्या दिक्कतें हैं? आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स का कॉन्टेक्स्ट अक्सर मिसिंग होता है। पता नहीं चलता आखिर ये चीज कहाँ से आई, कैसे यूज हुई। इंस्क्रिप्शंस बायस्ड हो सकती हैं, राजा अपनी तारीफ में लिखवा सकता है, प्रोपेगेंडा हो सकता है। हाँ, ये तो है। लिटरेरी टेक्स्ट में एग्जैजरेशन हो सकता है, बढ़ा चढ़ाकर लिखा हो सकता है, या फिर घटना के बहुत बाद लिखे गए हों। फॉरेन अकाउंट्स में कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो हिस्टोरियन का काम है इन सोर्सेस को क्रिटिकली एग्जामिन करना, सवाल करना, क्रॉस वेरीफाई करना, अलग अलग सोर्सेस से मिलाना और फिर उनसे एक रिलायबल हिस्ट्री, विश्वसनीय इतिहास कंस्ट्रक्ट करना। हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन एक जटिल जिक्सॉ पजल जैसा है, जिसके बहुत से पीसेस गायब हैं और कुछ पीसेस शायद गलत भी हैं। वाओ, इट्स लाइक बीइंग अ डिटेक्टिव, शेरलॉक होम्स ऑफ द पास्ट। आपके पास अलग अलग क्लूज हैं,
आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, रिटन टेक्स्ट्स, फॉरेन अकाउंट्स जो एक तरह के आई विटनेस ही हुए। लेकिन हर क्लू को ध्यान से एग्जामिन करना पड़ता है, सब पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो चैप्टर 3, नेचर ऑफ सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, स्रोतों की प्रकृति और ऐतिहासिक निर्माण, हमें हिस्ट्री बनाने के टूल्स और चैलेंजेस, औजार और चुनौतियों के बारे में सिखाता है। सुपर इंपॉर्टेंट बेस, इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। ठीक है, चैप्टर 4, जियोग्राफिकल सेटिंग। अब बात करते हैं उस स्टेज की, उस मंच की जिस पर हिस्ट्री का पूरा ड्रामा खेला गया। इंडिया की ज्योग्राफी, पहाड़, नदियां, मैदान, इन सब ने कहानी को कैसे इन्फ्लुएंस किया? डज ज्योग्राफी रियली मैटर दैट मच? इमेंसली, बहुत ज़्यादा। ज्योग्राफी को अक्सर हिस्ट्री का स्टेज कहा जाता है और प्रोफेसर शर्मा इस कनेक्शन को बहुत क्लियरली समझाते हैं। ये चैप्टर भारत के ज्योग्राफिकल फीचर्स को डिटेल में बताता है। नॉर्थ में द माइटी हिमालयाज, महान हिमालय, जो एक बैरियर, एक रुकावट की तरह काम करता है, लेकिन उसमें पासेस, दर्रे भी हैं जहां से माइग्रेशन, प्रवासन और इन्वेजन आक्रमण हुए हैं। हाँ, खैबर पास वगैरह। बिल्कुल। फिर है विशाल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, सिंधु गंगा के मैदान, उपजाऊ जमीन, मेजर सिविलाइजेशंस, मुख्य सभ्यताओं और एम्पायर्स की जन्मभूमि क्रेडल, द रिवर्स, नदियां, इंडस, सिंधु, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये लाइफलाइंस है, जीवन रेखाएं हैं जो एग्रीकल्चर, खेती के लिए पानी देती हैं, ट्रांसपोर्ट, परिवहन और ट्रेड, व्यापार के लिए रास्ते प्रोवाइड करती हैं। फिर डेक्कन प्लेटो है और कोस्टल रीजन्स, तटीय क्षेत्र, हर एक की अपनी यूनिक हिस्ट्री है। तो इन फीचर्स ने कैसे अफेक्ट किया हिस्ट्री को? देखो, ज्योग्राफी ने सेटलमेंट पैटर्न्स को प्रभावित किया, लोग कहाँ बसेंगे, एग्रीकल्चर को प्रभावित किया, कहाँ क्या उगेगा, ट्रेड रूट्स को प्रभावित किया, कौन से रास्ते आसान थे, पॉलिटिकल बाउंड्रीज को प्रभावित किया, नेचुरल बैरियर्स जैसे पहाड़ या नदियां अक्सर सीमाएं बन जाती थीं, और यहाँ तक कि कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास को भी। फॉर एग्जाम्पल, उपजाऊ मैदानों ने बड़ी पॉपुलेशंस और शक्तिशाली राज्यों को सपोर्ट किया, जबकि पहाड़ी इलाकों में अक्सर छोटी, ज्यादा आइसोलेटेड कम्युनिटीज देखने को मिलती हैं। ज्योग्राफिकल सेटिंग, भौगोलिक पृष्ठभूमि को समझना, रीजनल वेरिएशंस, क्षेत्रीय विभिन्नताओं और इंडियन हिस्ट्री के पूरे विस्तार को समझने के लिए एसेंशियल है, अनिवार्य है। सोचो, मगधा इतना पावरफुल क्यों बना? ज्योग्राफी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। राइट, जैसे कोई स्ट्रैटेजी गेम खेल रहे हो, मैप तो मैटर करता ही है। कहाँ रिसोर्सेज हैं, कहाँ चोक पॉइंट्स हैं, कहाँ आप एक स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हो। चैप्टर 4, ज्योग्राफिकल सेटिंग, भौगोलिक पृष्ठभूमि, हमें वो मैप देता है, बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड लगता है, लेकिन शायद थोड़ा स्पेसिफिक है। एनवायरनमेंट का क्या रोल था? सिर्फ बारिश और धूप या कुछ और भी? हाँ, रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा अलग फोकस है। ज्योग्राफी फिजिकल फीचर्स बताता है, जबकि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ह्यूमंस और उनके एनवायरनमेंट के बीच इंटरैक्शन, उनकी आपस की क्रिया प्रतिक्रिया पर फोकस करता है। इंटरैक्शन? अच्छा। हाँ, ये चैप्टर एक्सप्लोर करता है कि कैसे फैक्टर्स जैसे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, वर्षा का पैटर्न, फॉरेस्ट्स, जंगल, सॉइल टाइप्स, मिट्टी के प्रकार, फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति और जीव जंतु ने एंशिएंट इंडियन लाइफ को इम्पैक्ट किया, प्रभावित किया। फॉर इंस्टेंस, क्लाइमेट में बदलाव से खेती पर असर पड़ सकता था, जिससे माइग्रेशंस, पलायन या सोसाइटल चेंजेस, सामाजिक परिवर्तन हो सकते थे। क्लाइमेट चेंज तब भी होता था? हाँ, नेचुरल क्लाइमेट वेरिएशंस तो हमेशा से होते आए हैं। जंगलों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, खेती के विस्तार या लकड़ी के इस्तेमाल के कारण उसके लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स, खनिज की उपलब्धता ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ट्रेड को इन्फ्लुएंस किया। यहाँ तक कि बीमारियों के पैटर्न्स, डिजीज पैटर्न्स भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स से जुड़े हो सकते हैं। ये पर्सपेक्टिव हाईलाइट करता है कि हिस्ट्री सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं है, बल्कि एक इकोलॉजिकल कहानी भी है। ह्यूमंस ने एनवायरनमेंट को अडेप्ट किया, उसके अनुसार ढले और उसे मॉडिफाई भी किया, बदला भी। इस इंटरप्ले को, इस आपसी संबंध को समझना हमारे एनालिसिस में एक और लेयर जोड़ता है।
हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बारे में सोचो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एक बड़ा पोटेंशियल कारण माना जाता है। समझ गया। तो सिर्फ स्टेज ज्योग्राफी ही नहीं, बल्कि उस स्टेज का मौसम, वहां के रिसोर्सेज, नेचर के साथ इंटरैक्शन भी मैटर करता है। चैप्टर 5 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, हिस्ट्री को और जिंदा और डायनामिक बना देता है। ओके, मूविंग ऑन। चैप्टर 6 द लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, भाषाई पृष्ठभूमि, लैंग्वेजेस, भाषाएं। इंडिया तो इतनी सारी भाषाओं का देश है, ये सब आई कहां से और इसका एंशिएंट हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है? क्या फर्क पड़ता है कौन क्या बोलता था? लैंग्वेज, भाषा, आइडेंटिटी, पहचान और कल्चर, संस्कृति का एक फंडामेंटल मार्कर है, एक बुनियादी निशान है, और इसकी हिस्ट्री पॉपुलेशन मूवमेंट्स, जनसंख्या की आवाजाही और इंटरैक्शंस, आपसी मेलजोल से गहरी जुड़ी हुई है। अच्छा, भाषा से मूवमेंट पता चलता है? हाँ, काफी हद तक। ये चैप्टर इंडिया में पाई जाने वाली मेजर लैंग्वेज फैमिलीज यानी मुख्य भाषा परिवारों को इंट्रोड्यूस करता है। मुख्य रूप से 2 बड़े ग्रुप्स हैं। इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, संस्कृत, जो ज्यादातर नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में बोली जाती हैं, और द्रविडियन लैंग्वेजेस जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, जो साउथ इंडिया में डोमिनेंट है। इन 2 बड़े परिवारों के अलावा ऑस्ट्रो आसियाटिक लैंग्वेजेस कुछ ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं ईस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में, और टिबेटो बर्मन लैंग्वेजेस हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं। बाप रे, इतने सारे ग्रुप्स! हाँ, ये चैप्टर इन लैंग्वेज फैमिलीज के ओरिजिन्स, उत्पत्ति और स्प्रेड, फैलाव पर चर्चा करता है। लिंग्विस्टिक एविडेंस, भाषाई साक्ष्य और उसके आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल डेटा के साथ कोरिलेशन के आधार पर, फॉर एग्जाम्पल संस्कृत और दूसरी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के बीच का रिश्ता, और इंडो आर्यन स्पीकर्स के आने और फैलने के थ्योरीज, सिद्धांत, जो आगे एरियन डिबेट से जुड़ते हैं। सिमिलरली द्रविडियन लैंग्वेजेस की प्राचीनता और डिस्ट्रीब्यूशन को समझना साउथ इंडियन हिस्ट्री के लिए क्रूशल है। लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, भाषाई पृष्ठभूमि, हमें माइग्रेशंस, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स, सांस्कृतिक संपर्क और रीजनल आइडेंटिटीज, क्षेत्रीय पहचानों के फॉर्मेशन को ट्रेस करने में मदद करता है। लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का जरिया नहीं है, ये खुद एक हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट है, एक ऐतिहासिक वस्तु है। वो तो भाषाएं लोगों के पीछे छोड़े गए फुटप्रिंट्स जैसी हैं जो सदियों से जमीन पर चलते आए हैं। चैप्टर 6 द लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, भाषाई पृष्ठभूमि, हमें उन फुटप्रिंट्स को डिकोड करने में मदद करता है। ये तो बहुत लेयर्ड होता जा रहा है। ओके, फाउंडेशन सेट हो गया है, अब टाइमलाइन में घुसते हैं। रियल एक्शन, चैप्टर 7 ह्यूमन एवोल्यूशन, द ओल्ड स्टोन एज, मानव विकास, पूरा पाषाण काल। फाइनली कहानी शुरू, कहां से स्टार्ट करें? केवमैन, पत्थर के औजार, आदि मानव। एग्जैक्टली, हम बहुत पीछे जा रहे हैं। ये चैप्टर इंडिया में ह्यूमन प्रेजेंस के सबसे पुराने फेज की बात करता है, द पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज कितना पुराना? ये पीरियड लाखों साल तक चला, hundreds of thousands of years। हम बात कर रहे हैं अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स, प्रारंभिक मानव पूर्वजों की, हंटर गैदरर्स, शिकारी संग्राहक, जो जीने के लिए क्रूड स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, काटने के लिए, छीलने के लिए, शिकार करने के लिए। यहाँ फोकस ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव विकास पर है, अर्ली ह्यूमंस का बायोलॉजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट। अच्छा, एवोल्यूशन भी। हाँ, हम देखते हैं कि इंडिया के अलग अलग हिस्सों में किस तरह के स्टोन टूल्स मिले हैं, जैसे नॉर्थ वेस्ट में सोनियान टूल्स और बहुत से हिस्सों में अक्यूलियन हैंड एक्सेस। वो साइट्स जहां ये मिले हैं, जैसे भिमबेटका रॉक शेल्टर्स, जहां कमाल की केव पेंटिंग्स हैं। भिमबेटका, हाँ सुना है, एमपी में है ना? बिल्कुल, और ये टूल्स हमें उन अर्ली ह्यूमंस के लाइफस्टाइल, जीवन शैली, सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, जीविका रणनीतियों और कॉग्निटिव एबिलिटीज, संज्ञानात्मक क्षमताओं के बारे में क्या बताते हैं। इस पीरियड को आगे लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक में डिवाइड किया गया है, टूल टेक्नोलॉजी में आए बदलावों के आधार पर। फिर आता है मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज, एक ट्रांजिशनल फेज, संक्रमणकालीन चरण, जिसमें छोटे, ज्यादा रिफाइंड स्टोन टूल्स, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं, मिलते हैं। माइक्रोलिथ्स, छोटे टूल्स। हाँ, ये बदलते एनवायरनमेंट में अडेप्टेशन और नई हंटिंग टेक्निक्स की तरफ इशारा करते हैं।
ये चैप्टर सबकॉन्टिनेंट में ह्यूमन सेटलमेंट की लंबी जर्नी को समझने की नींव रखता है। बाप रे, लाखों साल एक चैप्टर में, बेसिक सर्वाइवल से लेकर बेटर टूल्स तक। चैप्टर 7 ह्यूमन इवोल्यूशन, द ओल्ड स्टोन एज, मानव विकास, पूरा पाषाण काल, हमें इंडिया में इंसानियत की शुरुआत तक ले जाता है। इसके बाद अगला बड़ा जंप क्या था? चैप्टर 8 द न्यूलिथिक एज, फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर्स एंड एनिमल कीपर्स, नवपाषाण काल, प्रथम खाद्य उत्पादक और पशुपालक। ओके, स्टोन एज चल रहा है, लेकिन नियो का मतलब नया। यहां नया क्या है? और फर्स्ट फूड प्रोड्यूसर्स, पहले खाना उगाने वाले, ये तो क्रांतिकारी लग रहा है, एकदम रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन ही था, एक क्रांति। द न्यूलिथिक या न्यू स्टोन एज इंसानी इतिहास के सबसे सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक है। ये चैप्टर एग्रीकल्चर की शुरुआत पर फोकस करता है, जब लोगों ने गेहूं, जौ, चावल जैसी फसलें उगाना सीखा, और एनिमल डोमेस्टिकेशन पर, जब उन्होंने भेड़, बकरी, मवेशी जैसे जानवरों को दूध, मांस और मेहनत के लिए पालना शुरू किया। अच्छा, फार्मिंग और एनिमल्स पालना, ये तो गेम चेंजर था। बिल्कुल, हंटिंग गैदरिंग से फूड प्रोडक्शन की तरफ ये शिफ्ट, ये बदलाव के बहुत गहरे परिणाम हुए हैं। इससे सेटल लाइफ शुरू हुआ, लोग एक जगह गांव में रहने लगे, बजाय इसके कि हमेशा घूमते रहें। इससे पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, जैसे पॉटरी। हाँ, अनाज रखने के लिए। एग्जैक्टली, अनाज स्टोर करने और खाना पकाने के लिए, और पॉलिश स्टोन टूल्स, जंगलों को साफ करने के लिए बेहतर कुल्हाड़ियां। शर्मा इसे एक रेवोल्यूशन के रूप में एम्फसाइज करते हैं, द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। इसने इंसान का नेचर के साथ रिश्ता फंडामेंटली बदल दिया और आने वाली सिविलाइजेशंस की नींव रखी। हमें इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स मिलती हैं, जैसे मेहरगढ़ आज के पाकिस्तान में, जहां खेती के शुरुआती सबूत मिलते हैं, बुरज़ाहोम कश्मीर में, जहां गड्ढे वाले घर मिले हैं, और साउथ इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में भी कई साइट्स। द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, खाने के पीछे भागने से लेकर खाना उगाने तक, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, तभी इसे क्रांति कहते हैं। चैप्टर 8 द न्यू पाषाण काल, इस गेम चेंजिंग शिफ्ट को एक्सप्लेन करता है। न्यू स्टोन के बाद क्या आया, कुछ मिक्स करके। चैप्टर 9 चैल्कोलिथिक कल्चर्स, चैल्कोलिथिक, कैसा नाम है ये? सुनने में कॉपर प्लस स्टोन जैसा लग रहा है, तांबा और पत्थर। बिल्कुल सही पकड़ा। चैल्कोलिथिक, ताम्र पाषाणिक का मतलब ही है कॉपर स्टोन एज। अच्छा, कॉपर एज। हाँ, कॉपर स्टोन एज। ये चैप्टर उन कल्चर्स की बात करता है जिन्होंने कॉपर, तांबे के टूल्स के साथ साथ स्टोन टूल्स, माइक्रोलिथ्स का भी इस्तेमाल किया। क्रोनोलॉजिकली देखें तो ये कई इलाकों में न्यूलिथिक के साथ ओवरलैप करता है और उसके बाद आता है, और कुछ रीजन्स में ये फुल फ्लेज्ड ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग से पहले आता है, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो ये बीच का फेज एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से रूरल, ग्रामीण, फार्मिंग कम्युनिटीज, कृषि समुदाय थे जो अक्सर पहाड़ियों और नदियों के पास बसे होते थे, जहां कॉपर ओर मिलता था। हम इस पीरियड में अलग अलग रीजनल कल्चर्स, क्षेत्रीय संस्कृतियों को फल फूलते देखते हैं। हर एक की अपनी कैरेक्टरिस्टिक पॉटरी स्टाइल्स हैं, जैसे ब्लैक एंड रेड वेयर, ऑकर कलर्ड पॉटरी। अपने हाउस टाइप्स हैं, अक्सर कच्ची मिट्टी की ईंटों या घास फूस के बने हुए, और बेरियल प्रैक्टिसेस हैं, दफनाने की प्रथाएं हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं राजस्थान में आहर बनास कल्चर, मध्य प्रदेश में क्याथा और मालवा कल्चर्स, महाराष्ट्र में जोरवे कल्चर। ये चैल्कोलिथिक कल्चर्स टेक्नोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट में एक क्रूशल स्टेज रिप्रेजेंट करती हैं, जो न्यूलिथिक गांव और बाद के अर्बन सेंटर्स के बीच का गैप भरती हैं। उन्होंने मेटलर्जी के साथ बड़े पैमाने पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। कॉपर, पहला मेटल जिसे इंसानों ने बड़े स्केल पर मास्टर किया। तो चैप्टर 9 चैल्कोलिथिक कल्चर्स, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, हमें ये शुरुआती मेटल यूज करने वाली, खेती करने वाली सोसाइटीज दिखाता है, जो अलग अलग रीजन्स में उभर रही थी। चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं। और ब्रॉन्ज की बात करें तो अब असली खेल शुरू। चैप्टर 10 हड़प्पन कल्चर, ब्रॉन्ज एज अर्बनाइजेशन इन द इंडस वैली, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी में कांस्य युगीन शहरीकरण, द बिग वन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, IVC। हड़प्पा और मोहनजोदारो का नाम तो सबने सुना है, स्कूल में पढ़ा था। क्या बताते हैं शर्मा इसके बारे में? हाँ, ये एक लैंडमार्क चैप्टर है। ये इंडिया की पहली अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की बात करता है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन IVC भी कहते हैं।
ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, यानी उन्होंने टूल्स, वेपन्स, हथियार और आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियों के लिए ब्रॉन्ज का, जो कॉपर और टिन का एलॉय होता है, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। अच्छा, ब्रॉन्ज इज इक्वल टू कॉपर प्लस टिन, ठीक है। हाँ, ब्रॉन्ज एज एक मेजर टेक्नोलॉजिकल लीप, एक बड़ी तकनीकी छलांग को दर्शाता है। सबसे हैरान करने वाली बात इसका स्केल और सोफिस्टिकेशन है, इसका पैमाना और इसकी उन्नत अवस्था। शर्मा इसकी रिमार्केबल टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन को डिटेल में बताते हैं। शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए थे, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स, ढकी हुई नालियां थीं, पक्की ईंटों से बने मल्टी स्टोरीड घर थे। ढकी हुई नालियां उस जमाने में, वाह। बिल्कुल। की साइट्स जैसे हरप्पा, मोहेंजोडानो, दोनों अब पाकिस्तान में हैं, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी इंडिया में डिस्कस की गई हैं। हम उनकी इकोनॉमी को एक्सप्लोर करते हैं, जो एग्रीकल्चर, गेहूं, जौ, कपास और एक्सटेंसिव ट्रेड, व्यापार पर आधारित थी, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया मतलब इराक वाला एरिया, हाँ, उनसे ट्रेड। हाँ, बिल्कुल। उनकी यूनिक स्क्रिप्ट, लिपि, जो अभी तक अनडिसाइफर्ड है, पढ़ी नहीं जा सकी है, जिससे मिस्ट्री और बढ़ जाती है। उनका आर्ट एंड क्राफ्ट, कला और शिल्प, सील्स, मोहरे, खासकर पशुपति सील, पॉटरी, फिगरीन्स, छोटी मूर्तियां जैसे डांसिंग गर्ल। हाँ, वो डांसिंग गर्ल वाली मूर्ति देखिए। और आखिर में इसके डिक्लाइन के थियोरीज, इकोलॉजिकल चेंजेस, फ्लड्स, नदियों का सूख जाना, आर्यन इन्वेजन, हालांकि ये बहुत डिबेटेड है, जैसा हम आगे देखेंगे। इस स्केल पर अर्बनाइजेशन उस वक्त के लिए अनप्रेसिडेंटेड था, अभूतपूर्व था। डोंट फॉरगेट द की साइट्स, हरप्पा, मोहेंजोदारो, इन दो नामों को तो बिल्कुल याद रखना है। माइंड ब्लोइंग स्टफ, प्लांट सिटीज, ड्रेन्स, इंटरनेशनल ट्रेड, एक मिस्टीरियस स्क्रिप्ट, वो भी हजारों साल पहले। चैप्टर 10 हरप्पन कल्चर सच में एक एडवांस्ड एंशिएंट सिविलाइजेशन को शोकेस करता है। लेकिन फिर क्या हुआ, वो पतन वाली बात, और अगला सवाल आर्यन वाला आता है ना। ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। चैप्टर 11 आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर। हाँ भाई, द आर्यन डिबेट, ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है। यहाँ क्या अप्रोच है? पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है ना, हाँ, एकदम न्यूट्रल रहना है। हाँ, ये कॉम्प्लेक्स और अक्सर पॉलिटिकली चार्ज्ड, राजनीतिक रूप से संवेदनशील टॉपिक है। शर्मा आर्यन क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, अवेलेबल एविडेंस, जो सबूत मौजूद है, उनको एग्जामिन करके, खास तौर पर लिंग्विस्टिक, भाषाई और आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक, जैसा कि हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप में पेश किया गया है। इसे न्यूट्रली अप्रोच करना क्रूशल है, इस बात पर फोकस करना कि ऑथर के अनुसार सोर्सेज क्या सजेस्ट करते हैं। हमें बस रिपोर्ट करना है जो बुक में है, अपना ओपिनियन नहीं देना। ठीक है, अनबायस्ड रिपोर्टिंग, बताओ क्या है। ये चैप्टर आर्यन टर्म डिस्कस करता है, जो ओरिजिनली एक लैंग्वेज ग्रुप, इंडो एरियन लैंग्वेजेस को रेफर करता था, ना कि किसी रेस, नस्ल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। लैंग्वेज ग्रुप नॉट रेस, ओके। ये माइग्रेशन थियरीज में डेल्व करता है, वो आइडिया जिसे संस्कृत और दूसरी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के बीच लिंग्विस्टिक सिमिलैरिटी सपोर्ट करती हैं, कि इंडो आर्यन के एक अर्ली फॉर्म के स्पीकर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माइग्रेट होकर आए थे, संभवतः सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप के बीच के रीजन से, लगभग 2nd मिलेनियम BC में। लिंग्विस्टिक एविडेंस, कॉमन वर्ड्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इस डिस्कशन का एक की पार्ट है। ये चैप्टर उस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या उसकी कमी को भी कंसिडर करता है, जो इन थ्योरीज को सपोर्ट या कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, और हिस्टोरियंस के बीच चल रही ऑनगोइंग डिबेट्स को भी। यहाँ मकसद आर्यन क्वेश्चन को डेफिनेटिवली सॉल्व करना नहीं है, बल्कि इस डिबेट के अलग अलग पहलुओं को समझना है, जैसा कि शर्मा जैसे हिस्टोरियंस पेश करते हैं, उन सोर्सेस के आधार पर जिन्हें वो इंटरप्रेट करते हैं। इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल डिस्कशन इटसेल्फ। ओके, तो आर्यन को एक लैंग्वेज ग्रुप की तरह देखना, माइग्रेशन थ्योरीज को लिंग्विस्टिक एविडेंस के बेसिस पर एक्सप्लोर करना और डिबेट्स को एक्नॉलेज करना, यहाँ ऑब्जेक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 11 आइडेंटिटी ऑफ आर्यन कल्चर, आर्य संस्कृति की पहचान, इस कॉम्प्लेक्स इशू को एविडेंस और इंटरप्रिटेशन सामने रखकर टैगल करता है। इसके बाद कौन सा पीरियड आता है, जब ये लोग आ गए, अगर आए? चैप्टर 12 द एज ऑफ द ऋग्वेदा, ऋग्वैदिक काल। द वेदास, सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ ऋग्वेदा,
उस जमाने में लाइफ कैसी थी, ये आर्यन लोग अगर उन्हें कहें कैसे रहते थे, क्या करते थे? ये चैप्टर हमें अर्ली वैदिक पीरियड, प्रारंभिक वैदिक काल में ले जाता है, जिसका टाइम रफली 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच माना जाता है। इस पीरियड का मेन सोर्स ऋग्वेद है, जो चारों वेदों में सबसे पुराना है। ये हिम्स, भजनों या ऋचाओं का कलेक्शन है, जो मुख्य रूप से अलग-अलग देवताओं को एड्रेस किए गए हैं। तो ऋग्वेदा से क्या पता चलता है उस टाइम के बारे में? शर्मा ऋग्वेदा के आधार पर इस एरा के सोसाइटी, समाज, पॉलिटी, राजव्यवस्था, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और रिलीजन, धर्म को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सोसाइटी मुख्य रूप से पेस्टोरल थी। पेस्टोरल मतलब? चरवाहे टाइप। हाँ, बिल्कुल। गायों का पालन बहुत इंपॉर्टेंट था, दौलत अक्सर गायों में नापी जाती थी, और सोसाइटी पेट्रियार्कल थी, ट्राइब्स या जनाज जन में ऑर्गेनाइज्ड थी। पॉलिटी ट्राइबल थी, जिसका हेड एक राजन या चीफ होता था, जिसकी पोजीशन सख्ती से हेरिडिटरी नहीं थी और उसे ट्राइबल असेंबलीज जैसे सभा और समिति चेक करती थी। अच्छा। राजा पर चेक भी था, हाँ, अर्ली फेज में। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, पशुपालन और कुछ हद तक एग्रीकल्चर यानी जौ का जिक्र है कि इर्द गिर्द घूमती थी। अभी तक प्राइवेट लैंड ओनरशिप, निजी भूमि स्वामित्व का कॉन्सेप्ट नहीं था। रिलीजन, नेचर वर्शिप, प्रकृति पूजा पर फोकस था। इंद्र युद्ध और बारिश के देवता, अग्नि आग के देवता, वरुणा, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के देवता जैसे देवताओं का आह्वान किया जाता था। प्रेयर्स और सैक्रिफाइसेस, यज्ञों के जरिए, ताकि मटेरियल बेनिफिट्स मिल सकें, जैसे मवेशी, बेटे, युद्धों में जीत। ऋग्वेदा हमें पंजाब रीजन, सप्त सिंधु की इस अर्ली इंडो आर्यन सोसाइटी की एक फैसिनेटिंग झलक देता है। पशुपालक समाज, कबीले के सरदार, प्रकृति के देवता, हड़प्पन शहरों से काफी अलग। चैप्टर 12, द एज ऑफ द ऋग्वेदा, ऋग्वैदिक काल, अपने फाउंडेशनल टेक्स्ट के बेसिस पर अर्ली वैदिक लाइफ की तस्वीर बनाता है। क्या चीजें बाद में बदलीं, कुछ चेंज हुआ। चैप्टर 13, द लेटर वैदिक फेज, ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल ऑर्डर्स, उत्तर वैदिक चरण, राज्य और सामाजिक व्यवस्थाओं में संक्रमण। लेटर वैदिक मतलब ऋग्वेदा के बाद। किस तरह के ट्रांजिशन, किस तरह के बदलाव की बात हो रही है यहाँ? हाँ, ये पीरियड लगभग 1000 बीसी से 600 बीसी तक कवर करता है। इसके मेन सोर्सेज हैं लेटर वेदास, बाद के वेद, सामावेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेद और उनसे जुड़े टेक्स्ट्स जैसे ब्राह्मणास, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकास और अर्ली उपनिषद्स, प्रारंभिक उपनिषद। इस फेज में ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल से सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए। क्या चेंजेस? ज्योग्राफिकली फोकस पूरब की तरफ, गंगा यमुना दोआब रीजन में शिफ्ट हो गया। पशुपालन से ज़्यादा एग्रीकल्चर, कृषि इंपॉर्टेंट हो गई, जिसमें आयरन टूल्स, लोहे के औजारों के इस्तेमाल से मदद मिली। हालांकि इस पीरियड में लोहे के एक्सटेंसिव यूज पर डिबेट है। आयरन आ गया मतलब? हाँ, लोहे का इस्तेमाल बढ़ा। इससे ज़्यादा सेटल्ड लाइफ, स्थायी जीवन और पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि हुई। पॉलिटिकली ट्राइबल पॉलिटीज, कबीलाई राजव्यवस्थाएं कंसोलिडेट होकर बड़े टेरिटोरियल किंगडम्स, क्षेत्रीय राज्यों या जनपदों में बदलने लगे। द इमर्जेंस ऑफ किंगडम्स, राज्यों का उदय। राजन की पावर बढ़ गई। किंगशिप, राजत्व ज्यादा हेरिडिटरी, वंशानुगत हो गई और राजसूया और अश्वमेधा जैसे बड़े बड़े यज्ञ रॉयल अथॉरिटी को बढ़ाने लगे। अश्वमेधा यज्ञ, हाँ, वो घोड़े वाला। बिल्कुल। सोशली सबसे क्रूशल डेवलपमेंट था वर्णा सिस्टम का क्रिस्टलाइजेशन, उसका ठोस रूप लेना। 4 वर्गों में विभाजन, ब्राह्मण पुजारी, क्षत्रिय योद्धा, वैश्य किसान व्यापारी और शूद्र सेवक। ये सिस्टम, जो शायद शुरू में ऑक्यूपेशन पर आधारित था, धीरे धीरे ज्यादा रिजिड, कठोर और हेरिडिटरी जन्म आधारित हो गया। रिचुअल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, जटिल हो गए और उन पर ब्राह्मण प्रीस्ट का डोमिनेंस बढ़ गया। ये चैप्टर उस क्रिटिकल ट्रांजिशन को हाईलाइट करता है जो बाद की इंडियन हिस्ट्री के कैरेक्टरिस्टिक स्टेट स्ट्रक्चर्स, राज्य संरचनाओं और सोशल हायरार्कीज, सामाजिक पदानुक्रमों की तरफ ले गया। वाओ, बड़े बदलाव। सेटल्ड फार्मिंग, राज्य बन रहे हैं, वर्ना सिस्टम पक्का हो रहा है। चैप्टर 13, द लेटर वैदिक फेज, उत्तर वैदिक चरण, दिखाता है कि समाज कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा था। इस मंथन से क्या निकला? नए आइडियाज, नई सोच, क्योंकि ये रिचुअल्स और रिजिडिटी, कुछ तो रिएक्शन हुआ होगा।
चैप्टर 14 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आहा, दो बड़े धर्म जो भारत में पैदा हुए बिल्कुल सही टाइम पे। इनके उदय के पीछे क्या कारण थे? व्हाई डिड दे मर्ज देन? ये चैप्टर इन दो प्रभावशाली हेट्रोडॉक्स मूवमेंट्स, विधर्मी आंदोलनों के इमर्जेंस को एक्सप्लोर करता है जो 6th सेंचुरी BC में हुए। एक ऐसा समय जो इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक और सोशल फर्मेंट, सामाजिक उथल-पुथल का दौर था। हाँ, लेटर वैदिक फेज के बाद ही। एग्जैक्टली। उनके रिस्क के रीजंस, Exactly. उदय के कारण क्या थे? शर्मा इशारा करते हैं लेटर वैदिक रिलीजन के कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलताओं की तरफ, और रिचुअलिज्म यानी कर्मकांडवाद की तरफ, ब्राह्मण्स की डोमिनेंस की तरफ, वर्णा सिस्टम से पैदा हुए सोशल टेंशन्स की तरफ, और एक नए मर्केंटाइल क्लास, व्यापारी वर्ग, वैश्यस के उदय की तरफ, जिन्हें शायद ये नए धर्म ज्यादा पसंद आए क्योंकि इनमें जन्म आधारित भेदभाव कम था शुरू में। अच्छा, व्यापारियों को ये धर्म पसंद आए। हाँ, ऐसा माना जाता है। ये चैप्टर महावीरा, जैनिज्म के 24th तीर्थंकरा, और गौतम बुद्धा, बुद्धिज्म के फाउंडर संस्थापक, के जीवन और शिक्षाओं को डिटेल में बताता है। जैनिज्म ने एक्सट्रीम अहिंसा यानी नॉन वायलेंस और एसेटिज्म पर जोर दिया। बुद्धिज्म ने एक्सट्रीम इंडल्जेंस, अत्यधिक भोग, और एक्सट्रीम एसेटिज्म, अत्यधिक तपस्या के बीच का मिडिल पाथ प्रपोज किया, जो 4 नोबल ट्रूथ्स, 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग पर फोकस करता था ताकि निर्वाण दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सके। मिडिल पाथ, ये सही लगता है। दोनों ने वैदिक अथॉरिटी, वैदिक सत्ता और एनिमल सैक्रिफाइस, पशु बलि को चैलेंज किया, और शुरू में वर्ना सिस्टम को नकारा, जिससे अलग अलग सोशल स्ट्राटा या सामाजिक वर्गों के फॉलोअर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। उनका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी, कल्चर, आर्ट और फिलॉसफी पर बहुत बड़ा था। रॉयल पेट्रनेज, जैसे राजा बिम्बिसारा और अजातशत्रु से मिला, उनके शुरुआती फैलाव में इम्पॉर्टेंट था। इस पर भी चर्चा है। की टर्म्स जैसे निर्वाण और अहिंसा यहाँ सेंट्रल है। इन्हें याद रखें, निर्वाणा, अहिंसा। पुराने तरीकों को चैलेंज करना, नए रास्ते दिखाना। 6th सेंचुरी BC तो काफी हैपनिंग टाइम लग रहा है। चैप्टर 14 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन गेम चेंजिंग फिलॉसफीज के उदय को समझाता है। इस वक्त पॉलिटिकली क्या चल रहा था, राज्यों का क्या हाल था, वो जनपदास का क्या हुआ। चैप्टर 15 टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द राइज ऑफ मगधा, क्षेत्रीय राज्य और मगध का उदय। टेरिटोरियल स्टेट्स, जैसे वो राज्य जिनका जिक्र पहले हुआ, और मगध, ये नाम इंपॉर्टेंट लग रहा है, पिछली बार भी आया था। बिल्कुल। लेटर वैदिक पीरियड के बाद इंडिया में महाजनपदास का उदय हुआ। इसका मतलब है ग्रेट रेल्म्स या बड़े राज्य। बुद्धिस्ट टेक्स्ट लगभग 6th सेंचुरी BC के आसपास नॉर्थ इंडिया में ऐसे 16 मेजर स्टेट्स की लिस्ट देते हैं। 16 महाजनपदास। हाँ, इनमें काशी, कोसाला, वत्सा, अवंती जैसे किंगडम्स भी थे, और वज्जी जैसे रिपब्लिक्स भी। अच्छा, रिपब्लिक्स भी थे। वाह। ये चैप्टर इन स्टेट्स और उनके बीच चल रहे इंटेंस पॉलिटिकल कंपटीशन, तीव्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को डिस्क्राइब करता है। इस स्ट्रगल में से एक महाजनपदा धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा, मगधा, जो आज के बिहार में है। ये चैप्टर मगध के राइज के पीछे के फैक्टर्स, मगध के उदय के कारण को एनालाइज करता है। क्या फैक्टर्स है, क्यों मगधा ही जीता? कई कारण थे। एक तो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, सामरिक स्थिति, गंगा के पास। दूसरा, उपजाऊ जमीन जिससे एग्रीकल्चरल सरप्लस, कृषि अधिशेष मिलता था, जिससे बड़ी सेना रखना पॉसिबल हुआ। तीसरा, पास में रिच आयरन ओर डिपॉजिट्स थे, झारखंड वगैरह में। आयरन वेपन्स के लिए। एग्जैक्टली, जो टूल्स और वेपन्स के लिए क्रूशियल थे। चौथा, ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल। पांचवा, युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल, जो उस समय एक तरह का टैंक जैसा था। एलिफेंट्स, हाँ। और छठा, बिम्बिसारा, अजातशत्रु और नंदास जैसे एम्बिशियस और रूथलेस रूलर्स, महत्वाकांक्षी और निर्मम शासकों की एक सक्सेशन। इन सब ने मिलकर इसके डोमिनेंस में योगदान दिया। मगधा का उदय इंडिया में एम्पायर बिल्डिंग की शुरुआत को मार्क करता है, जिसका क्लाइमैक्स बाद में मौर्यन एम्पायर में हुआ। महाजनपदास, वो 16 बड़े प्लेयर्स,
और मगधा सब पर भारी पड़ गया। गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल लग रहा है। चैप्टर 15, चैप्टर 15, टेरिटोरियल स्टेट्स एंड द राइज ऑफ मगधा, क्षेत्रीय राज्य और मगध का उदय, इंडिया के पहले ग्रेट एम्पायर के लिए स्टेज सेट करता है। लेकिन क्या बाहर से भी कोई प्लेयर्स थे, कोई फॉरेन पावर? चैप्टर 16, चैप्टर 16, इरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स, ईरानी और मैसेडोनियन आक्रमण, वेस्ट से इन्वेजन्स। कौन आया था, क्यों आया था, इंडिया में क्या कर रहे थे वो? कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वेस्टर्न हिस्सा वेस्ट से इन्वेजन्स का सामना कर रहा था। पहले आए ईरान, पर्शिया के अखामनी साम्राज्य। रूलर्स जैसे डेरियस द ग्रेट, डेरियस प्रथम ने लगभग 518 बीसी में इंडस वैली के कुछ हिस्सों को जीत लिया। उसे अपने विशाल साम्राज्य का एक प्रोविंस सत्रापी बना लिया। डेरियस? अच्छा, पर्शिया से। हाँ। यह ईरानियन कॉन्टैक्ट लगभग 2 सदियों तक चला और इसका सिग्निफिकेंट कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्रशासनिक प्रभाव हुआ। खारोष्टी स्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन, मौर्यन आर्ट पर ईरानियन इन्फ्लुएंस जैसे अशोकन पिलर्स, फिर 326 बीसी में आया फेमस इन्वेजन बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान ऑफ मैसेडोनिया, ग्रीस। अलेक्जेंडर, सिकंदर। हाँ, उसने पंजाब रीजन में कई लोकल रूलर्स को हराया, जिसमें पोरस भी शामिल थे। हालांकि अलेक्जेंडर उनकी बहादुरी से इम्प्रेस हुआ था। हाँ, पोरस वाली कहानी सुनी। लेकिन उसके सैनिक मगधा के नंदा एम्पायर की ताकत सुनकर आगे बढ़ने से मना कर गए, जिससे उसे वापस लौटना पड़ा। हालांकि अलेक्जेंडर का रुकना कम समय के लिए था। उसके इन्वेजन ने इंडिया और वेस्ट के बीच लैंड और सी रूट्स, भूमि और समुद्री मार्ग खोल दिए, जिससे ट्रेड, व्यापार और कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा। इसने इनडायरेक्टली चंद्रगुप्त मौर्य की मदद भी की, नॉर्थ वेस्टर्न प्रिंसिपैलिटीज को कमजोर करके। तो ये इन्वेजन्स, आक्रमण इंपॉर्टेंट एपिसोड्स थे जिन्होंने इंडिया को बाहरी दुनिया से ज्यादा डायरेक्टली जोड़ा। दोनों नाम याद रखें, डेरियस और अलेक्जेंडर। डायरियस और अलेक्जेंडर, बड़े नाम। चैप्टर 16, ईरानियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स, ईरानी और मैसेडोनियन आक्रमण। इन शुरुआती एनकाउंटर्स को हाईलाइट करता है वेस्टर्न पावर्स के साथ। इस दौरान देश के अंदर स्ट्रक्चर कैसा था, स्टेट्स कैसे चल रहे थे, वो रिपब्लिक्स वगैरह का क्या हुआ। चैप्टर 17, स्टेट स्ट्रक्चर एंड द वर्ना सिस्टम इन द एज ऑफ द बुद्धा, बुद्ध के युग में राज्य संरचना और वर्ण व्यवस्था। वापस बुद्धा और महावीरा के टाइम पर स्टेट्स कैसे ऑर्गेनाइज थे, सोसाइटी कैसे स्ट्रक्चर्ड थी, क्या सिस्टम था उस वक्त। ये चैप्टर 6 सेंचुरी बीसी यानी एज ऑफ द बुद्धा के आसपास के पॉलिटिकल, राजनीतिक और सोशल सामाजिक लैंडस्केप का एक स्नैपशॉट देता है। पॉलिटिकली जैसा हमने देखा, दोनों तरह के स्टेट्स थे, मोनार्कीज, राजतंत्र जैसे मगधा, कौसला एक्सेट्रा, और नॉन मोनार्किकल स्टेट्स जिन्हें अक्सर रिपब्लिक्स, गणराज्य या गणसंघाज कहा जाता था, जैसे वज्जीज, जिनकी राजधानी वैशाली थी, और मल्लाज। हाँ, रिपब्लिक्स। ये कैसे काम करते थे? शर्माज उनके एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं। राजाओं के पास ऑफिशियल्स, आर्मीज होते थे, और वो टैक्सेस जैसे बाली, जो शुरू में वॉलंटरी था, बाद में कंपल्सरी हो गया। रिपब्लिक्स में असेंबलीज और रूलिंग काउंसिल्स होती थी, जिन पर अक्सर क्षत्रिय क्लैंस का डोमिनेंस होता था। अच्छा, तो वो ज्यादा डेमोक्रेटिक नहीं थे, मतलब सब लोग नहीं होते थे काउंसिल में। जिक्र लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था, अब और ज्यादा एस्टैब्लिश हो चुका था, जिससे एक डिस्टिंक्ट सोशल हायरार्की, स्पष्ट सामाजिक पदानुक्रम बन गया था। हालांकि इसकी रिजिडिटी, कठोरता शायद रीजनली वेरी करती होगी, और बुद्धिज्म और जैनिज्म के उदय ने ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंजेस पेश किए थे। ये चैप्टर चारों वर्णों के रोल्स और स्टेटस, नए ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स के इमर्जेंस और वर्ना फ्रेमवर्क के बाहर के लोगों की कंडीशन को एग्जामिन करता है। ये उस सोशल मिलियर, उस सामाजिक माहौल का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिसमें नए धर्म उभे और राज्यों ने अपनी शक्ति बढ़ाई। रिपब्लिक्स वर्सेस मोनार्कीज, इंटरेस्टिंग, और वर्ना सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। चैप्टर 17, स्टेट स्ट्रक्चर एंड वर्ना सिस्टम, राज्य संरचना और वर्ण व्यवस्था, बुद्धा के टाइम की सोसाइटी और पॉलिटिक्स की एक क्लियर पिक्चर देता है। और अब वो एम्पायर जो मगधा से निकला, द बिग वन, अब आएगा असली मजा। चैप्टर 18, द मौर्य एज, चंद्रगुप्त, अशोका, ये तो बहुत बड़ा है। इंडिया का पहला एम्पायर, सब कुछ बताओ इसके बारे में, डिटेल्स एकदम बारीकी से। द मौर्य एम्पायर लगभग 322 बीसी
185 BC इंडियन हिस्ट्री का पहला महान साम्राज्य है जिसने अनप्रेसिडेंटेड पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हासिल किया। ये चैप्टर बहुत सेंट्रल है। ये शुरू होता है फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसने नंदास को हराया, संभवतः कौटिल्य चाणक्य की मदद से, और अपना शासन स्थापित किया। हाँ, चाणक्य। और फिर सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर जनरल को हराकर पश्चिम में विस्तार किया। उसका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे शायद कौटिल्य के फेमस ग्रंथ अर्थशास्त्र ने गाइड किया था, हाईली सेंट्रलाइज था। अर्थशास्त्र नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। अर्थशास्त्र, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पावर काफी हद तक सेंटर में राजा के पास थी। फिर आता है उसका ग्रैंडसन अशोका द ग्रेट, अशोक महान, जिसका शासनकाल लगभग 268-232 BC था, जो शायद सबसे फेमस मौर्यन रूलर है। अशोक द ग्रेट। ये चैप्टर उसके शुरुआती शासन, ऐतिहासिक कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध, उसके बाद उसका बुद्धिज्म में कन्वर्जन, धर्मांतरण और उसकी धम्मा की पॉलिसी को कवर करता है। धम्मा एक एथिकल कोड, नैतिक संहिता था जो टॉलरेंस, सहिष्णुता, नॉन वायलेंस, अहिंसा, बड़ों का सम्मान और सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण को प्रमोट करता था। कलिंगा वॉर के बाद हार्ट चेंज हो गया था ना उसका। खालो बिल्कुल। अशोका ने अपने धम्मा को अपने विशाल साम्राज्य में फैले हुए न्यूमरस ईडिक्ट्स, अभिलेखों के जरिए प्रोपगेट किया, जो रॉक्स, चट्टानों और पिलर्स, स्तंभों पर लिखे हुए हैं। ये ईडिक्ट्स फिर से याद कर लीजिए, ईडिक्ट्स अनमोल सोर्सेज हैं। चैप्टर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन को भी एग्जामिन करता है। उनका एलैबोरेट ब्यूरोक्रेसी, विस्तृत नौकरशाही, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रांतीय सरकार, एस्पियनाज सिस्टम, जासूसी प्रणाली। जासूसी भी थी, स्पाइज। हाँ बिल्कुल। द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, स्टेट कंट्रोल ओवर एग्रीकल्चर, ट्रेड, क्राफ्ट्स और सोसाइटी। इस पीरियड के दौरान मौर्यन स्टेट एक कॉम्प्लेक्स, शक्तिशाली एंटिटी थी। दो नाम बिल्कुल नहीं भूलने, अशोक और उनका धम्मा। चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अशोक, कलिंगा, धम्मा, एडिक्ट्स, कितने सारे कीवर्ड्स हैं। चैप्टर 18 द मौर्यन एज, इंडिया के पहले एम्पायर बिल्डर्स के बारे में क्रूशियल इन्फो से भरा पड़ा है। उनका लास्टिंग इम्पैक्ट क्या था, क्यों याद करते हैं हम उन्हें आज भी, क्या सिग्निफिकेंस था उनके रूल का। चैप्टर 19 द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल, मौर्य शासन का महत्व। ओके, तो उन्होंने एक बड़ा एम्पायर बनाया, लेकिन लॉन्ग रन में इसका क्या मतलब है, इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है, व्हाई शुड वी केयर। ये चैप्टर मौर्यन रूल की लेगेसी, उसकी विरासत को इवैल्यूएट करता है। इसका सिग्निफिकेंस यानी महत्व मल्टीफैसेटेड है, कई पहलू हैं इसके। पहला, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, राजनीतिक एकीकरण। पहली बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आया। इससे एक ब्रॉडर आइडेंटिटी की भावना बढ़ी और कम्युनिकेशन और ट्रेड में सुविधा हुई अक्रॉस रीजन्स। हाँ, मतलब पूरा देश जुड़ गया एक तरह से। काफी हद तक। दूसरा, द स्प्रेड ऑफ कल्चर, संस्कृति का प्रसार। मौर्यन रूल ने गैंगेटिक वैली कल्चर के एलिमेंट्स को, जैसे मटेरियल कल्चर, आयरन टूल्स, पॉटरी स्टाइल्स और शायद लैंग्वेजेस को इंडिया के दूसरे हिस्सों तक फैलाने में मदद की। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, खासकर अशोकन पिलर्स, अपनी पॉलिश्ड फिनिश और एनिमल कैपिटल्स के साथ, जैसे सारनाथ लायन कैपिटल जो इंडिया का नेशनल एम्ब्लेम है, ने ऊंचे स्टैंडर्ड सेट किए। हाँ, वो सारनाथ वाला पिलर। बिल्कुल। तीसरा, अशोकाज धम्मा, अशोक का धम्मा। ये पॉलिसी यूनिक थी। हालांकि अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया था, उसका धम्मा एक ब्रॉडर एथिकल कोड था, जिसका मकसद एक डाइवर्स एम्पायर में सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव और टॉलरेंस, सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। उसके इन आइडियल्स को फैलाने के एफर्ट्स इंडिया के अंदर भी और बाहर भी, जैसे श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया मिशंस भेजकर, ने बुद्धिज्म के फैलाव और इंडियन कल्चरल इन्फ्लुएंस पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा। मौर्यन एक्सपेरिमेंट जो था लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन का, और अशोका की यूनिक पॉलिसी इस पीरियड को हाईली सिग्निफिकेंट बनाते हैं। पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल स्प्रेड, अशोकाज धम्म, ये तो काफी तगड़ी लेगेसी है। चैप्टर 19 द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्य रूल, मौर्य शासन का महत्व, हाईलाइट करता है कि मौर्य सिर्फ जीतने वाले राजा नहीं थे, उनका इम्पैक्ट गहरा था। इस शक्तिशाली एम्पायर के डिक्लाइन के बाद क्या हुआ, सब बिखर गया। केओस। चैप्टर 20 सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड म्यूचुअल इम्पैक्ट,
मध्य एशियाई संपर्क और पारस्परिक प्रभाव। सेंट्रल एशिया तो बाहरी दुनिया से और इंटरैक्शंस। मौर्यास के बाद कौन लोग आए? हाँ, मौर्यस के डिक्लाइन के बाद लगभग 185 बीसी इंडिया एक ऐसे पीरियड में एंटर हुआ जहां सेंट्रलाइज्ड पावर कमजोर हो गई, लेकिन बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट्स, खासकर सेंट्रल एशिया और हेलेनिस्टिक वेस्ट यूनानी पश्चिमी दुनिया से तेज हो गए। ये चैप्टर उन ग्रुप्स पर फोकस करता है जो पोस्ट मौर्यन एरा में लगभग 200 बीसी से एडी 300 नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में एंटर हुए। अच्छा, मौर्यास के जाते ही? हाँ, उसके बाद इनमें शामिल हैं इंडो ग्रीक्स या बैक्ट्रियन ग्रीक्स, जो बैक्ट्रिया आज का अफगानिस्तान रीजन में अलेक्जेंडर के जनरल्स के उत्तराधिकारी थे, जो सुंदर कॉइन्स निकालने और मेनांडर, मिलिंदा जैसे फिगर्स के लिए जाने जाते हैं। इंडो ग्रीक्स, हाँ, मिलिंदा पाना। बिल्कुल। फिर आए शकास या साइथियंस, सेंट्रल एशिया के नोमैडिक लोग जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया में किंगडम स्थापित किए। उसके बाद आए पार्थियंस, पल्लवास और सबसे इम्पोर्टेंट कुशानास, जो ओरिजिनली वेस्टर्न चाइना यूएजी कबीले से थे, जिन्होंने अर्ली सेंचुरीज एडी में सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया के हिस्सों को कवर करते हुए एक विशाल साम्राज्य बनाया। उनका सबसे फेमस रूलर कनिष्का था। कनिष्का नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। कनिष्का, कुशानास। अच्छा। इस पीरियड में इंटेंस कल्चरल फ्यूजन देखा गया। ये रूलर्स ने इंडियन रिलीजन्स जैसे बुद्धिज्म और कल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाया, साथ ही अपनी ट्रेडिशंस भी लाए। ये फ्यूजन आर्ट में दिखता है, खासकर गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में, जिसने इंडियन थीम्स जैसे बुद्धा की इमेजेस को ग्रीको रोमन स्टाइल्स के साथ ब्लेंड किया। गंधारा आर्ट? हाँ, वो बुद्धा की मूर्तियां जो थोड़ी ग्रीक लगती हैं। एग्जैक्टली। ट्रेड फला फूला, खासकर सिल्क रोड के साथ जो कुशान एम्पायर से होके गुजरता था। सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट का ये एरा कल्चरल एक्सचेंज और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए क्रूशल था। इंडो ग्रीक्स, शकाज, पार्थियन, कुषाण, एक पूरी नई कास्ट आ गई। और गांधारा आर्ट। चैप्टर 20 दिखाता है कि मौर्यास के बाद इंडिया सेंट्रल एशिया के साथ हेविली इंटरैक्ट कर रहा था। इंडिया के दूसरे हिस्सों का क्या, साउथ का क्या सीन था उस टाइम? डेक्कन में कौन था? चैप्टर 21, द सातवाहन फेज, सातवाहनस। ये कहाँ थे? क्या ये पावरफुल थे? नया नाम लग रहा है ये। सातवाहन्स मौर्यास के डिक्लाइन के बाद डेक्कन रीजन में विंध्यास के साउथ में एक मेजर पावर के रूप में उभरे। उन्होंने लगभग 3 सदियों तक शासन किया, लगभग 1st सेंचुरी बीसी से अर्ली 3rd सेंचुरी एडी। ये चैप्टर डेक्कन में उनकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। अच्छा, डेक्कन में मौर्यास के बाद सातवाहनास आए। हाँ, एक मेजर पावर के तौर पर उनका राज्य नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच एक ब्रिज, एक पुल की तरह काम करता था। उनका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सुसंगठित प्रशासन था, और वो ट्रेड और क्राफ्ट्स के पेट्रन्स थे। ट्रेड? व्यापार, इंटरनल भी और मैरिटाइम भी, समुद्री भी, रोमन एम्पायर के साथ वेस्टर्न कोस्ट के पोर्ट्स के जरिए। रोम से ट्रेड? वाओ। हाँ, उन्होंने कई तरह के कॉइन्स इशू किए, लीड, पॉटिन, कॉपर, सिल्वर। कल्चरली उन्होंने ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म दोनों को पैट्रोनाइज किया। कुछ रूलर्स ने वैदिक यज्ञ किए, जबकि उन्होंने बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को भी जेनरसली डोनेट किया, जैसे नासिक, कार्ले, भाजा में, जो अपने रॉक कट केव्स, शेलकृत गुफाओं के लिए फेमस हैं। कार्ले केव्स? हाँ, उनका कल्चरल कंट्रीब्यूशन, सांस्कृतिक योगदान प्राकृत साहित्य के पेट्रनेज को भी शामिल करता है, जैसे हालांकि गाथा सप्तशती। सातवाहन फेज, सातवाहन चरण इस पीरियड के दौरान डेक्कन की हिस्ट्री को समझने के लिए क्रूशियल है। सातवाहनास डेक्कन पर रूल कर रहे थे, नॉर्थ और साउथ को जोड़ रहे थे, बड़े ट्रेडर्स थे। समझ गया। चैप्टर 21 इज इम्पॉर्टेंट सदर्न पावर पर फोकस करता है। चलो और साउथ चलते हैं, बिल्कुल नीचे, तमिलनाडु केरला साइड। चैप्टर 22, द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द डीप साउथ, सुदूर दक्षिण में इतिहास का उदय। डीप साउथ मतलब तमिलनाडु केरला वाला रीजन। वहां क्या चल रहा था? अलग दुनिया थी क्या? बिल्कुल। ये चैप्टर हमें पेनिनसुला के सदर्न मोस्ट पार्ट में ले जाता है। चेराज केरला कोस्ट, चोलाज कावेरी डेल्टा और पांड्याज सदर्न तमिलनाडु के रीजन में। चेरा, चोला, पांड्या,
हाँ, ये नाम सुने हैं। ये पीरियड लगभग 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक फेमसली संगम एज के नाम से जाना जाता है। संगम एज। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। अब संगम एज क्यों कहते हैं सर संगम एज? इसका नाम संगम से आता है, जो तमिल पोएट्स की असेंबलीज थीं जो सपोजिडली मदुरई में पांड्या पेट्रोनेज के अंडर हुई थीं। इस टाइम में प्रोड्यूस हुई रिच तमिल लिटरेचर, जिसे संगम लिटरेचर कहते हैं, जैसे एथुतोगाई, पथुपाटू, हमारा प्राइमरी सोर्स है। अच्छा, लिटरेचर से हिस्ट्री पता चल रही है। हाँ, बहुत कुछ। ये लिटरेचर उस समय के सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी और कल्चर का जिंदा डिस्क्रिप्शन देता है। तीनों राज्यों के बीच युद्ध, ट्रेड का महत्व, खासकर रोम के साथ मैरिटाइम ट्रेड। यहाँ रोमन कॉइन्स मिले हैं। यहाँ भी रोम से ट्रेड। हाँ, सोशल स्ट्रक्चर, रिलीजियस बिलीव्स, लोकल देवताओं और वैदिक इन्फ्लुएंसेस का मिक्स, और पोएट्री में सेलिब्रेट किया गया हीरोइक ईथॉस, वीरता का भाव। द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द डीप साउथ, सुदूर दक्षिण में इतिहास का उदय, जैसा कि संगम टेक्स्ट्स और आर्कियोलॉजी से पता चलता है, इंडिया के बाकी हिस्सों में हो रहे डेवलपमेंट्स के पैरेलल एक वाइब्रेंट और डिस्टिंक्ट कल्चर को फलते फूलते दिखाता है। संगम एज, संगम युग, चेराज, चोलाज, पांड्याज, तमिल पोएट्री से हिस्ट्री मिल रही। ऑसम। चैप्टर 22 एंशिएंट तमिल किंगडम्स की दुनिया खोलता है। ऐसा लग रहा है हर जगह ट्रेड फुल स्विंग में था। नॉर्थ में, डेक्कन में, साउथ में इकोनॉमी मस्त चल रही थी, पैसा आ रहा था। चैप्टर 23 क्राफ्ट्स, कॉमर्स एंड अर्बन ग्रोथ, 200 BC टू AD 250। ओके, अब फोकस इकोनॉमी पर। पोस्ट मौर्य प्री गुप्ता पीरियड में क्राफ्ट्स, ट्रेड और सिटीज का क्या सीन था? पैसा ही पैसा था क्या? पैसा ही पैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये चैप्टर लगभग 200 BC से AD 250 के दौरान पूरे इंडिया में हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को सिंथेसाइज करता है। ये एरा एक रिमार्केबल इकोनॉमिक बूम, उल्लेखनीय आर्थिक उछाल का गवाह बना। इकोनॉमिक बूम? अच्छा। क्राफ्ट्स, शिल्प, फले फूले, टेक्सटाइल्स, कपड़ा उद्योग, मेटल वर्क, धातु कर्म, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, आइवरी कार्विंग, हाथी दांत पर नक्काशी, बीड मेकिंग, मनके बनाना में स्किल काफी हाई लेवल पर पहुंच गई। ट्रेड व्यापार ड्रामेटिकली एक्सपैंड हुआ, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। क्या वजह थी इस बूम की? कई फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया। कुशानाज और सातवाहनाज जैसे बड़े राज्यों द्वारा प्रदान की गई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने मदद की। ट्रेड रूट्स, दोनों लैंड जैसे उत्तरापथ और दक्षिणापथ, और सी, साउथ ईस्ट एशिया और रोमन एम्पायर से जुड़ने वाले ज्यादा एक्टिव हो गए। मॉनसून विंड्स की डिस्कवरी ने वेस्ट के साथ मैरिटाइम ट्रेड में मदद की। अच्छा, हवाओं की डिस्कवरी से ट्रेड आसान हो गया? हाँ, समुद्री यात्रा तेज और प्रिडिक्टेबल हो गई। गिल्ड्स, श्रेणियां, जो आर्टिसंस, कारीगरों और मर्चेंट्स, व्यापारियों के ऑर्गेनाइजेशंस थे, ने प्रोडक्शन और ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने में क्रूशल रोल निभाया। कॉइनेज, सिक्का ढलाई वाइड स्प्रेड हो गई। अलग अलग डायनेस्टीज अपने कॉइन्स इशू कर रही थीं, जिससे ट्रांजैक्शंस आसान हो गए। ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ने राइज ऑफ टाउन्स को लीड किया। कई नए अर्बन सेंटर्स क्राफ्ट प्रोडक्शन और कॉमर्स के हब्स के रूप में उभरे, पुराने शहरों के साथ साथ। ये पीरियड सिग्निफिकेंट अर्बन ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि से मार्क्ड था। इकोनॉमिक बूम, ट्रेड रूट्स पे ट्रैफिक जैम, गिल्ड सब मैनेज कर रहे हैं, सिक्के ही सिक्के, शहर बन रहे हैं। बिजनेस के लिए गोल्डन टाइम लग रहा है। चैप्टर 23 इस वाइब्रेंट इकोनॉमिक सीन को डिटेल में बताता है, और गोल्डन एजेस की बात हो रही है तो अब गुप्तास की एंट्री होगी, जिनकी बहुत तारीफ सुनी है। चैप्टर 24 राइज एंड ग्रोथ ऑफ द गुप्ता एम्पायर, गुप्त साम्राज्य का उदय और विकास। द गुप्ताज, जिन्हें अक्सर एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज कहते हैं, ये पावर में कैसे आए? क्या स्टोरी है इनकी? कहां से शुरू हुए? कुशानास और सातवाहनास के बाद आए रिलेटिव पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन या सापेक्षिक राजनीतिक विखंडन के पीरियड के बाद गुप्ताज लगभग अर्ली 4th सेंचुरी AD में नॉर्थ इंडिया में एक मेजर पावर के रूप में उभरे। ये चैप्टर उनके राइज एंड ग्रोथ को ट्रेस करता है। 4th सेंचुरी AD मतलब मौर्यास के काफी बाद। हाँ, काफी बाद। एक छोटी सी प्रिंसिपैलिटी या रियासत से शुरू होके, जो शायद ईस्टर्न यूपी या बिहार में थी, ये डायनेस्टी चंद्रगुप्त प्रथम या लगभग AD 319-335 के अंडर प्रोमिनेंस में आई, जिसने महाराजाधिराज, राजाओं के राजा की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम,
मौर्यन वाले चंद्रगुप्त से अलग है ये। हाँ, बिल्कुल अलग। ये गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं एक तरह से। उसका बेटा समुद्रगुप्त लगभग AD 335-380 एक ब्रिलियंट मिलिट्री कॉन्करर, शानदार सैन्य विजेता था। उसके नॉर्थ इंडिया में एक्सटेंसिव कैंपेन्स, विस्तृत सैन्य अभियान और साउथ इंडिया में उसका एक्सपीडिशन फेमसली अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति में डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसे उसके कोर्ट पोएट हरिशेन ने कंपोज किया था। अलाहाबाद पिलर, प्रयाग प्रशस्ति। ओके, समुद्रगुप्त मतलब फाइटर था, बहुत बड़ा फाइटर। फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य लगभग AD 380-415, जिसने एम्पायर को और एक्सपैंड किया, खासकर वेस्टर्न इंडिया के शका रूलर्स को हराकर। उसके अंडर गुप्ता एम्पायर अपनी पीक पर पहुंचा इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, क्षेत्रीय विस्तार, नॉर्थ इंडिया के एक बड़े हिस्से को कवर करते हुए। ये चैप्टर उन गुप्ता रूलर्स की पॉलिटिकल और मिलिट्री हिस्ट्री बताता है जिन्होंने इस शक्तिशाली साम्राज्य को स्थापित किया। 3 इंपॉर्टेंट नाम: चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त आए आक्रामक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य, साम्राज्य के निर्माता और विस्तार करने वाले। चैप्टर 24 गुप्ता एम्पायर की नींव रखता है। अब उनके अंडर लाइफ कैसी थी? क्या सच में गोल्डन एज था, सोने की चिड़िया वाला टाइम? वो जानना है। चैप्टर 25 लाइफ इन द गुप्ता एज, गुप्त काल में जीवन। लो आ गया गोल्डन एज वाला सवाल। क्या सच है? क्या अचीवमेंट्स थे? क्या सब कुछ अच्छा ही अच्छा था, या हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं इस पर? ये चैप्टर लाइफ इन द गुप्ता एज यानी लगभग 4th से 6th सेंचुरीज AD के अलग-अलग पहलुओं में जाता है। गोल्डन एज टर्म अक्सर यूज होता है, लेकिन हिस्टोरियंस इसकी अप्रोप्रिएटनेस पर डिबेट करते हैं। क्या ये सबके लिए गोल्डन था? शर्मा एविडेंस को क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं। अच्छा, डिबेट है मतलब? हाँ, पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन मौर्य इससे कम सेंट्रलाइज था और फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के एलिमेंट्स उभर रहे थे। ऑफिशियल्स और ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स, भूमि अनुदान देना कॉमन हो गया था। फ्यूडलिज्म मतलब जमींदारी टाइप? हाँ, कुछ वैसा ही। सोसाइटी, समाज में वर्ना सिस्टम और पेट्रियार्कल नॉर्म्स, पितृसत्तात्मक मानदंड और कंसोलिडेट हुए, हालांकि वेरिएशंस थे। इकोनॉमी लार्जली एग्रेरियन, मुख्यतः कृषि आधारित थी, हालांकि ट्रेड चलता रहा। हाँ। लेकिन गुप्ता पीरियड ने कल्चर, साइंस और आर्ट्स में रिमार्केबल अचीवमेंट्स देखे। हाँ, वो क्या थे? साइंस में मेजर एडवांसमेंट्स हुए, खासकर मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में। आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू एक्यूरेटली कैलकुलेट की और प्रपोज किया कि अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है। आर्यभट्ट, ये नाम तो सुपरस्टार है। हाँ। जीरो भी इन्होंने दिया या किसी और ने? जीरो का कंसेप्ट इंडिया में डेवलप हुआ, गुप्तास के टाइम तक काफी यूज होने लगा था। मेटलर्जी, धातु विज्ञान में कमाल हुआ, जिसका एग्जाम्पल है दिल्ली का रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर। लौह स्तंभ, वो आयरन पिलर जो आज तक जंग नहीं लगा। कमाल है। बिल्कुल। आर्ट क्लासिकल हाइट्स पर पहुंचे, सुंदर स्कल्पचर्स जैसे सारनाथ बुद्ध की मूर्तियां, पेंटिंग्स, अजंता केव्स, अजंता गुफाएं हालांकि पहले शुरू हुई थी, अब फ्लरिश हुई। अजंता पेंटिंग्स, हाँ। और टेम्पल आर्किटेक्चर, प्रारंभिक संरचनात्मक मंदिर, लिटरेचर, साहित्य फला फूला। संस्कृत लिटरेचर अपने पीक पर था। कालिदास के लेखक शकुंतला, मेघदूता जैसे पोएट्स और प्लेराइट्स के साथ कालिदास, हाँ, शकुंतला। पुराण्स को उनके प्रेजेंट फॉर्म में कंपाइल किया गया। तो जबकि गोल्डन एज लेबल पर नुआंस की जरूरत है, गुप्ता पीरियड बिना शक के सिग्निफिकेंट कल्चरल और इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस का समय था। गोल्डन एज डिबेट, कम सेंट्रलाइज्ड रूल, लेकिन साइंस आर्यभट्ट, आर्ट अजंता, लिटरेचर कालिदास में जबरदस्त अचीवमेंट्स। चैप्टर 25 गुप्ता एरा के जीवन का एक बैलेंस्ड व्यू देता है। मेन गुप्ता टेरिटरी के बाहर के रीजन्स का क्या, जैसे ईस्ट का, बंगाल, असम साइड। चैप्टर 26 स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया, पूर्वी भारत में सभ्यता का प्रसार। ईस्टर्न इंडिया मतलब बंगाल, असम, ओडिशा, वहां क्या चल रहा था गुप्तास के टाइम और उसके बाद? वो पीछे थे क्या, मेन स्ट्रीम से कटे हुए? जब नॉर्थ इंडिया में एम्पायर्स बन और बिगड़ रहे थे, ईस्टर्न इंडिया ने अपनी अलग ट्रेजेक्टरी डेवलप की। ये चैप्टर इन रीजन्स में स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन पर फोकस करता है। बंगाल, जिसे वंगा समातता कहते थे, असम, कामरूपा और ओडिशा, कलिंग, ओड्रा। अच्छा, तो वहां भी डेवलपमेंट हो रहा था? हाँ,
ये एरियाज जो शायद शुरू में पेरिफेरी पर थे, धीरे धीरे गिंजेटिक वैली कल्चर के ज्यादा क्लोज कांटेक्ट में आए, खासकर गुप्ता पीरियड से आगे। ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, ब्राह्मणवादी प्रभाव, ब्राह्मण्स को दिए गए लैंड ग्रांट्स के जरिए फैला, जिससे संस्कृत और वर्ना सिस्टम नॉर्म्स को अपनाया गया। हालांकि ये अक्सर एग्जिस्टिंग लोकल ट्रेडिशंस के साथ इंटरैक्ट करते थे। अच्छा, मतलब मिक्स हो रहा था। बिल्कुल, ट्रेड रूट्स, लैंड और रिवराइन दोनों, और बंगाल के ताम्रलिप्ति जैसे पोर्ट से मैरिटाइम भी, इन रीजन्स को बाकी इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ते थे। गुप्तास के डिक्लाइन के बाद इन एरियाज में कई रीजनल किंगडम्स उभरे, जैसे बंगाल में गौदास, कामारूपा में वर्मन डायनेस्टी, वर्मन वंश, और ओडिशा में अलग अलग डायनेस्टीज जिन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर जैसे ओडिशा के शुरुआती मंदिर और लर्निंग को पेट्रोनाइज किया। ये चैप्टर ईस्टर्न इंडिया में स्टेट फॉर्मेशन, राज्य निर्माण और सांस्कृतिक एकीकरण के प्रोसेस को हाईलाइट करता है। तो सिविलाइजेशन पूरब की तरफ फैल रही थी। बंगाल, असम, उड़ीसा अपने किंगडम्स और कल्चर्स डेवलप कर रहे थे, नॉर्थ से इन्फ्लुएंस लेकर, लेकिन अपनी पहचान भी बनाकर। चैप्टर 26 हमारा मैप ईस्टवर्ड एक्सपैंड करता है। गुप्तास के बाद क्या नॉर्थ में कोई और बड़ा एम्पायर आया? लास्ट बिग शॉट कौन था? एंशिएंट इंडिया का। चैप्टर 27 हर्ष एंड हिज टाइम्स, हर्ष और उसका समय। हर्षवर्धना नाम सुना है? हाँ। कन्नौज का राजा। क्या ये एंशिएंट इंडिया का आखिरी महान सम्राट था? द लास्ट हीरो स्टैंडिंग? हर्षवर्धना ऑफ कन्नौज, जिसका शासनकाल लगभग एडी 606 से 647 था, एक सिग्निफिकेंट फिगर है जिन्हें अक्सर एंशिएंट और अर्ली मिडीवल पीरियड्स को जोड़ने वाला माना जाता है। ये चैप्टर हर्ष एंड हिज टाइम्स पर फोकस करता है। अच्छा, ब्रिज फिगर है ये। बनाने में सफल रहा। हालांकि ये मौर्यन या गुप्ता एम्पायर्स जितना एक्सटेंसिव या सेंट्रलाइज्ड नहीं था। उसका एम्पायर एक्सटेंट गैंगेटिक प्लेन्स के बड़े हिस्से को कवर करता था। वो बुद्धिज्म के पैट्रनेज, संरक्षण, हालांकि व्यक्तिगत रूप से उसका धर्म एक्लेक्टिक था, उसके चैरिटेबल एक्टिविटीज, धर्मार्थ कार्यों और उसके लिटरेरी इंक्लिनेशंस, साहित्यिक झुकाव के लिए जाना जाता था। उसे 3 संस्कृत नाटक लिखने का श्रेय दिया जाता है। राजा खुद नाटक लिखता था? वाओ! हाँ, ऐसा माना जाता है। उसका एडमिनिस्ट्रेशन हेविली फ्यूडिटरीज, सामंतों और लैंड ग्रांट से पे किए जाने वाले ऑफिशियल्स पर निर्भर था, जो फ्यूडल टेंडेंसीज के और विकास की तरफ इशारा करता है। उसके शासन का एक मेजर सोर्स चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम ह्यूएनसांग शुएनज़ांग। ह्यूएनज़ांग वो फिर से आ गया? हाँ, जो हर्षा के टाइम में इंडिया आया था और उसने राज्य, नालंदा यूनिवर्सिटी और सोशल कंडीशंस का डिटेल डिस्क्रिप्शन छोड़ा है। ह्यूएनसांग, इसका अकाउंट बहुत वैल्यूएबल है। हर्षा की डेथ के बाद नॉर्थ इंडिया में फिर से पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया। हर्षवर्धना, वो रूलर जो ह्यूएनसांग से मिला, लर्निंग का पेट्रन, लेकिन शायद गुप्ता से कम पावरफुल और ज्यादा फ्यूडल। चैप्टर 27 इज इंपॉर्टेंट पोस्ट गुप्ता रूलर को कवर करता है। इस टाइम साउथ में क्या सीन था? डेक्कन और नीचे, वहां क्या बदलाव आ रहे थे? चैप्टर 28 ब्राह्मणाइजेशन, रूलर एक्सपेंशन एंड पीजेंट प्रोटेस्ट इन द पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब साउथ इंडिया। फिर से ये ब्राह्मणाइजेशन क्या चीज है? और किसान विरोध, पीजेंट प्रोटेस्ट, मामला गंभीर लग रहा है। विरोध क्यों? ये चैप्टर फोकस वापस पेनिनसुला पर शिफ्ट करता है, खासकर डेक्कन और साउथ इंडिया। पोस्ट गुप्ता सदियों के दौरान लगभग 6th से 8th सेंचुरीज एडी और उसके बाद ये उस रीजन को शेप करने वाले कुछ की प्रोसेसेस को एग्जामिन करता है। ओके, ब्राह्मणाइजेशन मतलब? एक मेजर ट्रेंड था ब्राह्मणाइजेशन, यानी स्प्रेड ऑफ ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, ब्राह्मणवादी प्रभाव का प्रसार। ये लार्जली वेरियस रूलिंग डायनेस्टीज जैसे चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट द्वारा ब्राह्मण्स और टेम्पल्स को दिए गए एक्सटेंसिव लैंड ग्रांट्स, विस्तृत भूमि अनुदान के जरिए हुआ। इन ग्रांट्स ने न सिर्फ वैदिक रिचुअल्स और संस्कृत लर्निंग को फैलाया, बल्कि रूरल एक्सपेंशन, ग्रामीण विस्तार को भी फैसिलिटेट किया। नई जमीनों को खेती के अंडर लाया गया, अक्सर फॉरेस्टेड या ट्राइबल एरियाज में, इन एरियाज को अग्रेरियन इकोनॉमी में इंटीग्रेट करते हुए। अच्छा, तो लैंड ग्रांट से जंगल कट रहे थे, खेती बढ़ रही थी। हाँ, ये एक प्रोसेस था, लेकिन इस प्रोसेस ने इमर्जेंस ऑफ फ्यूडल टेंडेंसीज, सामंती प्रवृत्तियों का उदय को भी लीड किया, जहां ग्रांटीज को अक्सर जमीन और किसानों पर एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल राइट्स मिल जाते थे। ओह,
मतलब जमींदार टाइप पावर मिल गई उन्हें। हाँ, काफी हद तक। इससे कभी-कभी टेंशन्स पैदा होते थे। चैप्टर पेजेंट इश्यूज, किसानों के मुद्दे या भारी टैक्सेशन या ओप्रेसिव कंडीशंस के खिलाफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की इंस्टेंसेस या पॉसिबिलिटीज को भी टच करता है। हालांकि इस शुरुआती पीरियड के लिए ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट के एविडेंस शायद लिमिटेड हों, ये पेनिनसुला में हो रहे कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस को हाईलाइट करता है, जो रॉयल पॉलिसी, रिलीजियस पेट्रोनेज और एग्रेरियन एक्सपेंशन से चल रहे थे। लाइन ग्राइंड्स, इन्फ्लुएंस फैलाना, खेती का विस्तार, लेकिन साथ में फ्यूडलिज्म और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट भी। साउथ में कॉम्प्लेक्स बदलाव हो रहे थे। चैप्टर 28 इन सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेसेस की गहराई में जाता है। आइडियाज का क्या, फिलॉसफी, दिमाग में क्या चल रहा था उस टाइम, लोग सोच क्या रहे थे। चैप्टर 29 डेवलपमेंट्स इन फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र में विकास। फिलॉसफी, दर्शन, इंडिया की फिलॉसफिकल ट्रेडिशन तो बहुत रिच है। एंशिएंट पीरियड में क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या सोच रहे थे लोग लाइफ के बारे में, यूनिवर्स के बारे में। बिल्कुल, एंशिएंट इंडिया ने डेवलपमेंट्स इन फिलॉसफी में बहुत गहरा काम देखा। ये चैप्टर मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट, विचारधाराओं के प्रमुख मकातिब का ओवरव्यू देता है, जो इस एरा में क्रिस्टलाइज हुए। हाँ, वो 6 दर्शन सुने, वही हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ये 6 स्कूल्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदू फिलॉसफी, हिंदू दर्शन के षट दर्शन को डिस्कस करता है, जो वेदास की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। 1 सांख्य, पुरुषा, चेतना और प्रकृति पदार्थ की ड्युअलिटी, द्वैतता पर फोकस करता है। 2 योगा, योग, लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त करने के लिए माइंड और बॉडी पर कंट्रोल पर जोर देता है, पतंजलि से जुड़ा है। योगा, पतंजलि वाला। हाँ। 3 न्याय, लॉजिक, तर्क और एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, थ्योरी ऑफ नॉलेज से डील करता है, मतलब नॉलेज कैसे मिलती है, वैलिड क्या है। 4 वैशेषिक, एक एटोमिस्टिक फिलॉसफी, परमाणुवादी दर्शन, जो रियलिटी के नेचर को कैटेगराइज में एनालाइज करता है। दुनिया एटम से बनी है, ये आइडिया। एटम्स उस जमाने में, वाव। करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। 6 वेदांता या उत्तरा मीमांसा, उपनिषद्स पर आधारित ब्रह्मण, परम सत्य और आत्मा के नेचर को एक्सप्लोर करता है। इसके कई सब स्कूल्स हैं, जैसे अद्वैत वेदांत, शंकरा, हालांकि ये थोड़ा बाद के हैं। वेदांता, हाँ, अद्वैत। इनके अलावा चैप्टर हेटेरोडॉक्स स्कूल्स जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म, जिनका जिक्र पहले हुआ, को भी मेंशन करता है। और इम्पोर्टेंटली मटीरियलिस्ट स्कूल ऑफ चारवाक या लोकायत को भी। चारवाक, मटीरियलिस्ट, मतलब भगवान वगैरह नहीं मानते थे। हाँ, उन्होंने सुपरनैचुरलिज्म, वैदिक अथॉरिटी को रिजेक्ट किया और माना की परसेप्शन, प्रत्यक्ष ही नॉलेज का एकमात्र सोर्स है। खाओ पियो मौज करो वाला फिलॉसफी। ये डाइवर्स फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस रियलिटी, नॉलेज, एथिक्स और लिबरेशन जैसे फंडामेंटल क्वेश्चन से जूझ रही थी, इंडिया के इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप को शेप करते हुए। ये 6 स्कूल्स याद रखना जरूरी है। संख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता। संख्या, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांता, 6 स्कूल्स प्लस चारवाका, मटीरियलिज्म, दिमाग घुमा देने वाली बातें। चैप्टर 29 इन गहरी फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशंस को कवर करता है। क्या ये आइडियाज इंडिया से बाहर भी गए, ट्रैवल किया इन्होंने, जैसे बुद्धिज्म किया था। चैप्टर 30 कल्चरल इंटरैक्शन विद एशियन कंट्रीज, एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक संपर्क, इंडिया का इन्फ्लुएंस विदेशों में, कहां तक फैली इंडियन कल्चर, कैसे फैली, सॉफ्ट पावर थी क्या इंडिया के पास उस टाइम। इंडिया का एशिया के दूसरे हिस्सों के साथ कल्चरल इंटरैक्शन, सांस्कृतिक संपर्क एक मेजर थीम है। ये चैप्टर स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का प्रसार पर फोकस करता है, खासकर साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, जैसे कंबोडिया, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड। अच्छा, थाईलैंड, कंबोडिया। हाँ, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, सिल्क रोड के साथ, और चाइना, चीन और फिर आगे कोरिया और जापान तक। पूरे एशिया में कैसे हुआ ये सब? आर्मी भेजी थी क्या? नहीं, ये ट्रांसमिशन अलग अलग चैनल से हुआ। ट्रेड, व्यापार, माइग्रेशन, प्रवासन, मिशनरी एक्टिविटीज, धर्म प्रचारक गतिविधियां, बुद्धिज्म्स रोल, बौद्ध धर्म की भूमिका खास तौर पर सिग्निफिकेंट थी, जो ट्रेड रूट्स के साथ ट्रैवल किया और लोकल कल्चर्स द्वारा अडेप्ट किया गया। हिंदू ट्रेडिशंस जैसे शैविज्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा, इंडियन आर्ट स्टाइल्स,
जैसे गुप्ता और पल्लवा इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशियन टेम्पल्स जैसे एंकोर वाट और बोरोबुदुर पर। एंगोर वाट कैम्बोडिया वाला? हाँ, बोरोबुदुर इंडोनेशिया में है ना? बिल्कुल। पॉलिटिकल आइडियाज, राजनीतिक विचार और साइंटिफिक नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान भी फैले। ये वन वे ट्रैफिक नहीं था, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस, आपसी प्रभाव और अडेप्टेशन भी था। ये चैप्टर एंशिएंट वर्ल्ड में इंडिया के रोल को एक मेजर कल्चरल हब के रूप में हाईलाइट करता है, जो अपने एशियन नेबर्स के साथ एक्टिवली इंगेज कर रहा था। अंकोर वाट, बोरोबुदुर, ये नाम इंडियन इन्फ्लुएंस की निशानी है। वाओ, अंकोर वाट, बोरोबुदुर, इंडियन इन्फ्लुएंस दूर दूर तक पहुंच रहा था, खासकर बुद्धिज्म। चैप्टर 30 एंशिएंट वर्ल्ड में इंडिया की सॉफ्ट पावर दिखाता है। हम किताब के एंड के करीब आ रहे हैं। एंशिएंट पीरियड को कैसे रैप अप किया गया है, ट्रांजिशन कैसे हुआ मिडिवल पीरियड में, क्या हुआ एकदम से। चैप्टर 31 फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिवल, प्राचीन से मध्यकाल तक, द ट्रांजिशन। एंशिएंट से मिडिवल इंडिया में कैसे गए हम, क्या बदला, वो लाइन कहाँ है जो डिवाइड करती है, या कोई लाइन है ही नहीं। एंशिएंट और मिडिवल के बीच एग्जैक्ट डिवाइडिंग लाइन डिफाइन करना हमेशा ट्रिकी होता है। कोई क्लियर कट डेट नहीं है, लेकिन ये चैप्टर ट्रांजिशन पीरियड, संक्रमण काल के की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करता है, लगभग हर्षा के डिक्लाइन मिड 7th सेंचुरी से शुरू होकर अर्ली मिडिवल एरा की तरफ ले जाते हुए। अच्छा, तो हर्षा के बाद ट्रांजिशन शुरू हुआ। क्या फीचर्स थे इस ट्रांजिशन के? की फीचर्स जो अक्सर हाईलाइट किए जाते हैं उनमें शामिल हैं पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, राजनीतिक विखंडन, नॉर्थ इंडिया में एक सिंगल डोमिनेंट एम्पायर की कमी, जिसे राइज ऑफ रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ने रिप्लेस किया, जैसे गुर्जरा प्रतिहार, पालाज, राष्ट्रकूट और बाद में राजपूत्स, चोलाज एटसेट्रा। हाँ, मतलब छोटे छोटे राज्य बन गए। हाँ, कई सारे रीजनल पावर्स। इकोनॉमिकली शायद एक पीरियड के लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और अर्बन सेंटर्स में डिक्लाइन हुआ, और एक लैंड बेस्ड फ्यूडल इकोनॉमी, भूमि आधारित सामंती अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, जिसमें कई इंटरमीडियरीज थे। चेंजेस इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, समाज और अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में कास्ट्स का प्रोलिफरेशन, बढ़ोतरी और रीजनल लैंग्वेजेस और कल्चर्स का उदय भी शामिल है। ग्लातीज बढ़ गई, मतलब कास्ट सिस्टम और कॉम्प्लेक्स हो गया। हाँ, ऐसा माना जाता है कि कई नई जातियां इस दौरान बनी। ये ट्रांजिशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था, जिसने मेडिवल पीरियड की नींव रखी। कोई अचानक से स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं हुआ। राजनीतिक फ्रैगमेंटेशन, रीजनल किंगडम्स का उदय, फ्यूडलिज्म का मजबूत होना और कास्ट्स बढ़ना, धीरे धीरे बदलाव की तस्वीर बनती है। चैप्टर 31, चैप्टर 31 एंशिएंट और मिडिवल दुनिया के बीच का गैप भरता है। इस पूरे लंबे दौरान में सोशल चेंज कैसा रहा, अगर पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को देखें तो सोसाइटी कैसे बदली, ओवरऑल क्या ट्रेंड था। चैप्टर 32 सीक्वेंस ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का क्रम। पूरी टाइमलाइन को पीछे मुड़कर देखें तो सोसाइटी में ओवरऑल कैसे बदलाव आए, क्या ट्रेंड था शुरू से आखिर तक। ये चैप्टर संभवतः पूरे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के दौरान सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन पर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देता है। ये इवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स, सामाजिक संरचनाओं का विकास को ट्रेस करता है। की थीम्स होंगे जैसे कि द एवोल्यूशन ऑफ वर्ना एंड जाति सिस्टम्स, वर्ना और जाति व्यवस्था का विकास, अर्ली वैदिक पीरियड के फ्लेक्सिबल डिवीजन से लेकर लेटर वैदिक और बाद के एरास की रिजिड हायरार्की तक, और ऑक्यूपेशन, रीजन या ट्राइबल ओरिजिन्स के आधार पर न्यूमरस जातीज, उपजातियों का प्रोलिफरेशन, जो अक्सर वर्ना फ्रेमवर्क के अंदर इंटीग्रेट की जाती थीं। हाँ, वर्ना से जाति तक का सफर। बिल्कुल। द स्टेटस ऑफ विमेन, महिलाओं की स्थिति, आमतौर पर अर्ली वैदिक पीरियड की रिलेटिवली बेहतर पोजीशन से डिक्लाइन दिखाता है, बाद के समय में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ। हालांकि रीजन्स और टाइम पीरियड्स में वेरिएशंस थे। एस्पेक्ट्स जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, संपत्ति अधिकार, एजुकेशन, शिक्षा, मैरिज प्रैक्टिसेस, विवाह प्रथाएं जैसे चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, सती। हालांकि एंशिएंट टाइम्स में इसकी प्रेवलेंस पर डिबेट है, डिस्कस किए जा सकते हैं। अच्छा, तो वुमेन की स्टेटस गिरी ओवरऑल? जनरली हाँ, ऐसा ट्रेंड दिखता है टेक्स्ट्स में, पर एक्सेप्शंस भी रहे होंगे। सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता, इस बात को एक्सप्लोर करना कि कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी के बावजूद
इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स किस हद तक सोशल लैडर पर ऊपर या नीचे जा सकते थे। ये चैप्टर एम्फसाइज करता है कि सोशल स्ट्रक्चर्स स्टैटिक नहीं थे, बल्कि वेरियस इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस फैक्टर्स के कारण समय के साथ इवॉल्व हुए, कांस्टेंट चेंज था। फ्लेक्सिबल वर्नास से रिजिड जातीज तक, महिलाओं का बदलता स्टेटस, मोबिलिटी पर सवाल। चैप्टर 32 सोसाइटी के इवॉल्व होने पर एक लंबा व्यू लेता है। फाइनली आखिरी चैप्टर, अल्टीमेट टेकअवे क्या है, क्या छोड़ा एंशिएंट इंडिया ने हमारे लिए, व्हाट्स द लेगेसी। चैप्टर 33 लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन, विज्ञान और सभ्यता में विरासत, द ग्रैंड फिनाले। आखिर में एंशिएंट इंडिया ने क्या विरासत छोड़ी, उसकी एंड्यूरिंग लेगेसी क्या है, व्हाट डिड दे गिव टू द वर्ल्ड, व्हाट शुड वी बी प्राउड ऑफ। ये कंक्लूडिंग चैप्टर इंडिया की कंट्रीब्यूशंस, भारत का योगदान और लेगेसी, विरासत को साइंस एंड सिविलाइजेशन, विज्ञान और सभ्यता के अलग अलग फील्ड्स में सम अप करता है। ये उन रिमार्केबल अचीवमेंट्स की याद दिलाता है जिन्हें हमने पूरी किताब में टच किया है। हाँ, लिस्ट बताओ क्या क्या है। की एरियाज जो हाईलाइट किए गए होंगे उनमें शामिल है मैथमेटिक्स, जीरो का कॉन्सेप्ट, डेसिमल सिस्टम, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्ट्रीब्यूशंस आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता। जीरो, डेसिमल सिस्टम, आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता। वाओ। एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेटरी मूवमेंट्स की कैलकुलेशंस, एक्लिप्सेस की प्रिडिक्शंस, मेडिसिन, इंडिजिनस सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा जिसका जोर हर्बल रेमेडीज, जड़ी बूटी उपचार, सर्जरी, शल्य चिकित्सा, सुश्रुता संहिता, सुश्रुत संहिता और होलिस्टिक हेल्थ, समग्र स्वास्थ्य, चरक संहिता, चरक संहिता। आयुर्वेदा, ये तो आज भी रेलेवेंट है। आयुर्वेदा, हाँ, सुश्रुता, चरका। बिल्कुल। मेटलर्जी, धातु विज्ञान, आयरन, आयरन पिलर, कॉपर, ब्रॉन्ज के साथ काम करने की एडवांस टेक्निक्स। फिलॉसफी, वो डाइवर्स स्कूल्स जिनके हमने चर्चा की जो गहरे सवालों से जूझ रहे थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, शानदार स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, केव कॉम्प्लेक्सेस, अर्ली टेम्पल्स, लिटरेचर, संस्कृत, प्राकृत, तमिल में रिच कॉपस। ये कॉन्ट्रीब्यूशंस ने न सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन को शेप किया बल्कि दुनिया को भी प्रभावित किया। ये चैप्टर रीडर को इंडिया के एंशिएंट पास्ट की एंड्योरिंग रिचनेस और कॉम्प्लेक्सिटी के एहसास के साथ छोड़ता है। शून्य, आयुर्वेद, वो आयरन पिलर जो आज तक रस नहीं हुआ। कालिदास, आर्यभट्टा, भाई एंशिएंट इंडिया ने तो कमाल ही कर दिया था। चैप्टर 33 लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन, विज्ञान और सभ्यता में विरासत, उस विरासत की एक पावरफुल याद है। व्हाट अ जर्नी, सीरियसली क्या सफर था ये, पूरा एंशिएंट इंडिया घूम लिया। फ्यू। तो दोस्तों, ये थी आर.एस. शर्मा की इंडियाज एंशिएंट पास्ट की हमारी डिटेल्ड चैप्टर बाय चैप्टर यात्रा, फ्रॉम द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री टू इट्स लास्टिंग लेगेसी। पूरे 33 चैप्टर्स, दिमाग की बत्ती जली, माइंड टोटली ब्लोन। चलो जल्दी से पूरी पिक्चर, मेन टेकअवेज को समराइज करते हैं एकदम फटाफट। ओके, लेट्स क्विकली रीकैप द एसेंस ऑडियो बुलेट पॉइंट्स में। पहला, एंशिएंट इंडिया को समझना सिर्फ पास्ट को जानना नहीं है, ये प्रेजेंट की नींव को समझना है। सिग्निफिकेंस, महत्व सबसे इंपॉर्टेंट है, ये था चैप्टर 1। दूसरा, हिस्ट्री राइटिंग खुद इवॉल्व होती है, हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन मैटर करती है। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स, कॉलोनियल, नेशनलिस्ट, मार्क्सिस्ट एटसेट्रा को जानना क्रिटिकल एनालिसिस के लिए जरूरी है, ये था चैप्टर 2। तीसरा, हिस्ट्री एविडेंस पर बनती है, हम सोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, आर्कियोलॉजिकल, पुरातात्विक, एक्सकवेशंस, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और लिटरेरी, साहित्यिक, टेक्स्ट्स, फॉरेन अकाउंट्स। हर एक की अपनी स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस है। हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, ऐतिहासिक निर्माण, इन टुकड़ों को जोड़ना है, ये था चैप्टर 3। हाँ, डिटेक्टिव वर्क। चौथा, ज्योग्राफी, भूगोल और इकोलॉजी सिर्फ बैकग्राउंड नहीं थे, उन्होंने हिस्ट्री को एक्टिवली शेप किया। सेटलमेंट्स, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, चैप्टर 4 और 5। पांचवा, लैंग्वेज फैमिलीज जैसे इंडो आर्यन और द्रविडियन माइग्रेशन और कल्चरल इंटरैक्शन की कहानियां बताती हैं, चैप्टर 6। छठा, मानव विकास युगों तक फैला, स्टोन एज के हंटर गैदरर्स, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक से लेकर गेम चेंजिंग नियोलिथिक रेवोल्यूशन, नवपाषाण क्रांति तक, खेती और स्थायी जीवन की शुरुआत। फिर आई चैल्कोलिथिक कल्चर्स, ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां जो कॉपर यूज करती थीं, चैप्टर 7, 8, 9।
7वां हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, इंडिया की पहली सोफिस्टिकेटेड ब्रॉन्ज एज अर्बनाइजेशन, कांस्य युगीन शहरीकरण थी, जिसमें प्लैन्ड सिटीज और ट्रेड था। चैप्टर 10। इंडस वैली। हाँ। 8वां वैदिक पीरियड, अर्ली ऋग्वेदा और लेटर ने सोशल वर्णा सिस्टम, पॉलिटिकल ट्राइब से किंगडम्स और रिलीजियस स्ट्रक्चर्स की नींव रखी। चैप्टर्स 11, 12, 13। 9वां 6th सेंचुरी बीसी में जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय हुआ, जिन्होंने मौजूद नॉर्म्स को चैलेंज किया और इंडिया पर गहरा प्रभाव डाला। चैप्टर 14। 10वां पॉलिटिक्स महाजनपदा से बड़े एम्पायर्स तक इवॉल्व हुई, खासकर मौर्य, चंद्रगुप्ता, अशोका का धमा और गुप्ताज गुप्त गोल्डन एज अचीवमेंट्स। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एक की थीम थी। चैप्टर्स 15, 17, 18, 19, 24, 25। एम्पायर्स, मौर्याज एंड गुप्तास। 11वां इंडिया ने बाहरी दुनिया के साथ लगातार इंटरैक्ट किया। ईरानियन मैसेडोनियन इन्वेजन्स, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट्स, इंडो ग्रीक्स, शाकाज, कुशानाज, जिससे कल्चरल फ्यूजन हुआ। चैप्टर 16, 20। 12वां रीजनल शिफ्ट्स, कॉमर्स और अर्बन ग्रोथ से चलने वाले सिग्निफिकेंट ग्रोथ के फेजेस देखें, खासकर 200 BC से AD 250 के बीच। चैप्टर 23। ट्रेड इन सिटीज बूमिंग। 14वां इंडिया ने फिलॉसफी, दर्शन, 6 स्कूल्स, चारवाका, साइंस, विज्ञान, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, आयुर्वेदा, आर्ट, कला और लिटरेचर साहित्य कालिदास में रिच ट्रेडिशंस डेवलप की। चैप्टर 29, 33। 15वां एंशिएंट से मिडिवल, प्राचीन से मध्यकाल का ट्रांजिशन, पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन और फ्यूडलिज्म जैसे सोशो इकोनॉमिक चेंजेस से मार्क्ड था। चैप्टर 31। 16वां सोशल चेंज लगातार था, जिसमें वर्ना जाति सिस्टम्स का एवोल्यूशन और महिलाओं का बदलता स्टेटस की एस्पेक्ट्स थे। चैप्टर 32। 17वां इंडिया की कल्चरल लेगेसी दूर दूर तक फैली, खासकर पूरे एशिया में। चैप्टर 30। जबरदस्त समरी। इससे पूरी किताब एकदम पर्सपेक्टिव में आ गई। और देखो, इस पूरी चर्चा का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं था। हम चाहते थे कि सोचने पर मजबूर हो सब, कि कनेक्शंस बने। इंडियाज एंशिएंट पास्ट को इस तरह चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल में समझना यूपीएससी प्रिपरेशन को एक एकदम सॉलिड बेस देगा, एक ऐसी नींव जिस पर आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। ये सिर्फ प्रीलिम्स या मेंस क्लियर करने के लिए नहीं है दोस्तों, ये ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, समग्र समझ को बढ़ाने के लिए है। और सच कहूं तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के लिए भी जरूरी है। अपनी जड़ों को जानना आपको ज्यादा ग्राउंडेड, ज्यादा इन्फॉर्म्ड बनाता है। बिल्कुल सही कहा। कुडंट एग्री मोर। जब आप चीजों की जड़ों को समझते हैं, द वाई बिहाइंड द व्हाट, तो एनालिसिस करना, कनेक्शंस बनाना बहुत आसान हो जाता है। आप इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस बना सकते हैं। ये किताब आपको वो एनालिटिकल एबिलिटी यानी विश्लेषणात्मक क्षमता देती है जो यूपीएससी डिमांड करता है। याद रखिए, नॉलेज इज पावर, खासकर जब उसे कॉन्टेक्सचुअली समझा जाए, जब इसे संदर्भ में समझा जाए। सिर्फ रट्टा मारने से अब काम नहीं चलेगा। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डीप अंडरस्टैंडिंग। और हाँ, एक बार सुनकर मत छोड़ देना, इसे दोबारा जरूर सुनिए। भले ही 1.5x स्पीड पर सुनो अगर टाइम कम है, लेकिन री-लिसन करना बहुत जरूरी है। मार्क माई वर्ड्स, हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे, कनेक्शंस और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। मेमोरी के लिए रेपिटेशन की है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन, विस्तृत अन्वेषण, ये मैराथन सेशन पसंद आया, अगर आपको इससे वैल्यू मिली, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थोड़ा प्यार दिखाओ यार, वो लाइक बटन दबा दो जोर से। इससे अपने दोस्तों, फेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करो। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, राइट? और कमेंट करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन सा हिस्टोरिकल पीरियड, हड़प्पन, वैदिक, मौर्यन, गुप्ता, संगम सबसे ज्यादा फैसिनेट करता है और क्यों। लेट्स हैव अ डिस्कशन, जानना चाहेंगे हम। और सबसे जरूरी बात, अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सुन लो यूपीएससी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वो लाल वाला बटन दबा दो और वो घंटा भी, प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन, कोई भी एनालिसिस मिस ना हो। हम आपके लिए इन सेशंस में बहुत एफर्ट डालते हैं। हम आपके लिए ऐसा हाई क्वालिटी कंटेंट लाते रहना चाहते हैं। आप हमें और सपोर्ट कर सकते हैं
हमारा ₹299 वाला मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करके। इससे आपको हमारे सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस मिलेगा और आप हमें ग्रो करने में मदद करेंगे। और अगर आपको ये सेशन खास तौर पर अच्छा लगा, इफ़ यू रियली अप्रिशिएट आवर एफर्ट्स, तो एक सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी हमें चैनल को सस्टेनेबल, टिकाऊ बनाने में और ऐसे डिटेल्ड सेशंस प्रोड्यूस करते रहने में मदद करता है। आपका सपोर्ट हमारे लिए दुनिया है, सीरियसली। जाते जाते एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। प्राचीन भारत में विकसित हुई विभिन्न दार्शनिक विचारधाराएं, वो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, यहाँ तक कि चार्वाका मटीरियलिज्म का आज के भारतीय समाज और मूल्यों पर क्या और कितना प्रभाव दिखता है? हाउ डू दीज एंशिएंट आइडियाज स्टिल रेजोनेट या शायद नहीं रेजोनेट इन मॉडर्न इंडिया? इस पर जरूर सोचिएगा। ये पास्ट को सीधा आपके प्रेजेंट से जोड़ता है। गहरा सवाल, इस पर सोचना तो बनता है बॉस। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या जबरदस्त सेशन था। उम्मीद है सबको मजा आया होगा एंड बहुत कुछ सीखा होगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।